नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 245वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं नासिक के डॉक्टर महेश्वर आर तगारे साहब, जो आज वेबिनार में आयुर्वेद में सर्जरी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर महेश्वर साहब ने एमडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमएस शल्यतंत्र में काम किया है, जिसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर में नगरोध वटी की असरकारकता का उनका टॉपिक था, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। फिलहाल वो नासिक के येवला में डायरेक्टर हैं और इराक कॉलेज में संगमनेर में मानद व्याख्याता हैं। तो मैं डॉक्टर महेश्वर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी। आवाज़ आ रही है, थोड़े धीमी आ रही है। अभी आ रही है इसमें? हाँ ओके, क्लियर है इतनी आवाज? हाँ, अब क्लियर है। आराधितं तव प्रेरणादं माङ्गल्यदेवालये मीरासहितं राधे कृष्णं नाथनाथं श्रीधरम् मीरासहितं राधे कृष्णं नाथनाथं श्रीधरम् केशवं प्रणमाम्यहं नाथनाथं श्रीधरम् आराधितं तव प्रेरणादं माङ्गल्यदेवालये मीरासहितं राधे कृष्णं नाथनाथं श्रीधरम्। नमो नमः। सभी गिरनारी मंडल का आज के इस विषय में मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि मितालिया सर ने बताया है, मैंने आयुर्वेद क्षेत्र में एमएस जनरल सर्जरी, जिसको शल्यतंत्र कहते हैं, इस शल्यतंत्र में एमएस कंप्लीट किया है और अभी फिलहाल मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पीएचडी के 2 साल कंप्लीट हुए हैं। आयुर्वेद शल्यतंत्र में जो कठिनतम विषय कहा जाता है वो मर्म चिकित्सा है और मर्म चिकित्सा के ऊपर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, दूसरे साल में हूँ। महाराष्ट्र के इस्लामपुर जिले में जो कॉलेज है, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के अंदर वो आता है, उसमें मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। सबसे पहले तो मैं मितालिया सर का और वाघेला सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इन दोनों को। इन दोनों ने की बहुत ही कम समय में ये सब अरेंज करके शल्यतंत्र के ऊपर, जो कि बहुत रेयर सब्जेक्ट माना गया है, ये शल्यतंत्र के ऊपर एक छोटा सा सेमिनार, जिसमें आयुर्वेद और नॉन आयुर्वेद ऐसे सभी व्याख्याते उपलब्ध है। आवाज ठीक है ना मितालिया सर? हाँ ठीक है सर, सही आ रही है। अब ये शल्यतंत्र अगर कहा गया कि आयुर्वेद वाला आदमी सर्जरी कैसे कर सकता है, ये सभी जनों के मन में एक भ्रांति फैली हुई है कि ये तो आयुर्वेदिक है, ये जड़ी बूटी वाला है, इसने कहाँ से सर्जरी की, कहाँ से सर्जरी की, या फिर लीगल मैटर में ये पहुंच जाता है कि ये सर्जरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि इस पूरे जगत में या ब्रह्मांड में सबसे पहली सर्जरी जो हमने की है वो हमारी दैवी परंपरा है। अब ये आयुर्वेद के शल्यतंत्र समझने के लिए सबसे पहले अपने को आयुर्वेद समझना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या। बहुत सारे लोग या बहुत सारे किताबों में ऐसा लिखा है कि आयुर्वेद जो आया है ये अथर्ववेद या ऋग्वेद के उपांग से आया है, तो ऐसा नहीं है। जो क्लासिकल संहिता ग्रंथ है या फिर क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, जैसे कि ऋग्वेद संहिता हो गई, अथर्ववेद संहिता हो गई,
ऐसी आयुर्वेद की खुद की संहिता भी है। ये सब मामला तब शुरू होता है कि जब ब्रह्म संहिता लिखी गई। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में ब्रह्म संहिता का वर्णन है और एक श्लोक भी आता है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदो प्रजापतिम अजिग्रहत। इसका मतलब ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने खुद होके आयुर्वेद का स्मरण किया है। अब हम स्मरण उसी चीज का कर सकते हैं जिस चीज का पहले से हमें उपलब्धि हो, उसी चीज का अपन स्मरण कर सकते हैं। जो चीज पहले से उपलब्ध नहीं है उस चीज का अपन स्मरण कर नहीं सकते। तो ग्रंथों में ऐसा शब्द स्पष्ट आया है कि ब्रह्मा स्मृत्वा। अगर संस्कृत की सभी श्रोताओं को जानकारी हो तो स्मृत्वा इस शब्द का अर्थ ऐसा हुआ है कि स्मरण किया है, ना कि उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष का ये आयुर्वेद का स्मरण जो ब्रह्मदेव ने किया है। और उसके बाद आते दक्ष प्रजापति जो थे। दक्ष प्रजापति ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि देवादिदेव महादेव जो है उनके ससुर ये दक्ष प्रजापति थे और ब्रह्मा जी ने इन दक्ष प्रजापति को ये आयुर्वेद सिखाया। उसके बाद जो आते हैं अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमार जो है ये भी देव थे और सबसे पहले देव में जो चिकित्सक थे या देवों को जो भी व्याधियां होती थी 33 कोटि जो देव वर्णन किए हैं उनको जो व्याधियां होती थी उनके लिए जो चिकित्सक अपॉइंटमेंट किया गया था उनका नाम अश्विनी कुमार है। और आयुर्वेद का शल्य तंत्र जो है ये अश्विनी कुमार से ही शुरू होता है, क्योंकि ये जो अश्विनी कुमार है इनका वर्णन करते हुए ऐसा आया है संहिता ग्रंथ में। सर आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है? आ रही है आवाज़ आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है या फिर फास्ट हो रहा है? नहीं नहीं, सही है, सही जा रहे हो। ठीक है, अपन लाइन से करेक्ट चलते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये सब आयुर्वेद पढ़ाया जो दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। अब ये दक्ष प्रजापति के बाद जो आते हैं वो अश्विनी कुमार आते हैं और ये अश्विनी कुमार ही देव विशेष माने हैं। संस्कृत संहिता में या फिर वर्णन ऐसा आया है कि अश्विनौ देव विशेषौ इति स्मृतः। ये अश्विनो जो है वो देव विशेष उन्हें कहा। यज्ञस्य ही इसका मतलब ऐसा है कि अश्विनी कुमार जो थे, एक खेल नाम का राजा था। खेल नाम की राजा का पत्नी का नाम था विश्फला। ये विश्फला जो उनकी पत्नी थे, युद्ध में इनके दोनों पैर चले गए थे। तो सबसे पहले धन्वंतरी ने क्या किया, सॉरी अश्विनी कुमार ने क्या किया कि उनके दोनों ही पैर जो चले गए थे उसकी जगह पे लोहे के पैर लगवा दिए, जिसे हम आज के आसान भाषा में कहा गया तो उसे एम्पुटेशन कहते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि अगर किसी का पैर या किसी का हाथ अगर चला गया या कट गया तो उसको अपन रोबोटिक सर्जरी करके उसको रिजॉइन करते हैं। तो ये रोबोटिक सर्जरी उस टाइम में भी होती थी और ऐसा ग्रंथों तो वर्णन है। अभी दिक्कत इसमें ऐसी है कि ये जो संस्कृत टेक्स्ट क्लासिकल टेक्स्ट बुक है ये आजकल कोई पढ़ता नहीं है और उसका मतलब समझने की या समझा लेने की कोशिश भी कोई करते नहीं है। तो ये शुरू हुआ है शल्य तंत्र अश्विनी कुमार से। अब अश्विनी कुमार जो है ग्रंथ का संदर्भ लिए तो ये दो अश्विनी कुमार थे कि अश्विनौ देव विशेषौ ऐसा कहा है उन्होंने, उसमें खेल राजा का वर्णन आया। अब ये अश्विनी के बाद जो परंपरा शुरू होती है ये परंपरा 3 विभागों में विभागित होती है। सबसे पहली परंपरा जो आती है तो वो काय चिकित्सा प्रदान है। उसमें भगवान अत्रिदेव आए हैं, आत्रेय परंपरा उसको बोलते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि भगवान आत्रेय और ये आत्रेय इनमें जरा सा फर्क है। बहुत सारे आत्रेय परंपरा वाले थे कि ये दत्तात्रेय के जो पहले थे इन्होंने ये काय चिकित्सा परंपरा शुरू की है। दूसरा संदर्भ या दूसरी ब्रांच आती है वो धन्वंतरी आती है। अब ये धन्वंतरी भी ऐसा है कि कई लोग मानते हैं कि जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है वही धन्वंतरी है। ये ऐसी नहीं है, वो धन्वंतरी अलग है, हमारे इधर की धन्वंतरी अलग है। और तीसरी जो शाखा आती है वो काश्यप शाखा आती है।
तो सबसे पहली शाखा आत्रेय शाखा है, दूसरी शाखा जो आई है वो धन्वंतरी शाखा है, और तीसरी शाखा जो आई है वो काश्यप शाखा आई है। इनमें से आत्रेय परंपरा वाले जो है वो सब खाली दवा देके बीमारों को या फिर व्याधि की चिकित्सा करने के ऊपर ध्यान देते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आत्रेय परंपरा में आज तक किसी ने सर्जरी की नहीं है, या फिर वो आज के विषय में कहा गया तो वो सिर्फ मेडिसिनल ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा है। दूसरी जो है वो सर्जरी है। धन्वंतरी जो है इज नथिंग बट द सर्जिकल ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा। और थर्ड जो है काश्यप, तो काश्यप वाज द पेडियाट्रिशियन, दैट मीन्स द पेडियाट्रिक ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, ये काश्यप संहिता में वर्णन है। तो पहले से अपन रिकॉर्ड करेंगे कि अश्विनी कुमार के बाद जो परंपरा आई है वो 3 परंपरा विभागित हुई है। सबसे पहली परंपरा तो आत्रेय परंपरा है, दूसरी परंपरा जो है उसमें धन्वंतरी परंपरा है, और तीसरी परंपरा जो है वो काश्यप परंपरा है। अब ये धन्वंतरी के बाद धन्वंतरी का नाम ऐसा होता है कि धनु अंत अरि। धनु का मतलब धर्म कहा गया है, अंत मतलब जो धर्म का अंत करता है, उसका अंत करने वाला देवता, उसको धन्वंतरी देवता कहते हैं। ये धन्वंतरी भगवान जो है, ये धन्वंतरी देवता जो है, इन्होंने शल्य तंत्र की धाराओं को आगे बढ़ाया गया है। अभी आगे बढ़ते हुए उस समय का अगर अपन ध्यान करें या फिर आज भी अपन देखते हैं, ये जो शंकराचार्य परंपरा है, ये शंकराचार्य परंपरा में क्या होता है कि शंकराचार्य इस पदवी की गद्दी पर जो भी आदमी बैठे, उसका जो पुराना नाम रहता है वो पुराना नाम मिटाकर उसको एक नया नाम दिया जाता है, या फिर उसको धन्वंतरी ही, उसको शंकराचार्य ही कहते हैं। जैसे अगर हमारे महाराष्ट्र में हम देखा जाए तो विद्यानंद सिंह भारती अभी फिलहाल के शंकराचार्य है, लेकिन उनके नाम से पहचानने के बजाय शंकराचार्य इस उपाधि से वो ज्यादा पहचाने गए हैं। वैसे ही आपके यहाँ भी शंकराचार्य द्वारकापीठ के हैं, उनका पुराना नाम कोई नहीं देता, शंकराचार्य कह के ही उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो ये धन्वंतरी परंपरा के बाद ऐसा ही हुआ है। ये जो सुश्रुत कहते हैं कि बहुत सारे कहते हैं कि सुश्रुत संहिता ये शल्य तंत्र के ऊपर पढ़ाई जाने वाली या शल्य तंत्र पे बेस होने वाली संहिता कहा गई है, लेकिन सुश्रुत के बारे में क्या है कि सुश्रुत एक अधिष्ठान है। उसमें सुश्रुत के दादाजी का नाम भी सुश्रुति था, उनके दादाजी का नाम भी सुश्रुति था, और उनके दादाजी का नाम भी सुश्रुत था। तो ये सुश्रुत ऐसे 3 सुश्रुत ग्रंथों में आया है, धन्वंतरी परंपरा में आया। तो इस सुश्रुत जी ने पूरी तरह आयुर्वेद की शल्य तंत्र की जो ब्रांच है वो आगे डेवलप की है। अब ऐसे कहेंगे कि अब इसे कितनी ब्रांचेस डेवलप हुई है, तो मैं बता दूं कि आयुर्वेद का वर्णन ये अष्टांग में क्या है। जो आयुर्वेद है वो अष्टांग आयुर्वेद है। अष्ट अंग आयुर्वेद मतलब इसकी 8 ब्रांचेस है। सबसे पहली ब्रांच अत्रेय ऋषि की थी, इसलिए काय चिकित्सा बोलते हैं। मॉडर्न में अगर आप उसका कंपैरिजन किया तो वो एमडी मेडिसिन हो गया। उसकी आगे की ब्रांच आती है जो बाल रोग है, मॉडर्न में अगर उसका कंपैरिजन किया तो वो बाल रोग या पेडियाट्रिशियन हो गया। उसके बाद जो आता है वो ऊर्ध्वांग आता है। ऊर्ध्वांग मतलब ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट। ये 3 ब्रांच जो है वो शल्य तंत्र में आती है, मॉडर्न में उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद की ब्रांच आती है वो शालाक्य आती है, शल्य आती है। शल्य जो ब्रांच है वो सर्जरी आज के जमाने में पकड़ी जाती है। उसके बाद की जो ब्रांच आती है वो रसायन है, वाजिकर है, ऐसे 8 ब्रांचेस है। तो ये 8 ब्रांच में शल्य और शालाक्य ये जो ब्रांचेस जो है इसमें भी पूरी तरह से जो शल्य तंत्र है, जो आयुर्वेद की सर्जरी है वो वर्णित हुई है। अब आप कहेंगे कि ये सर्जरी की जरूरत क्या पड़ी, तो पहले बता दूं जो आत्रेय परंपरा पहले मैंने कहा ही है, उस आत्रेय परंपरा में चिकित्सक के पास बहुत सारे व्याधियां लेके रुग्ण आते थे, और वो रुग्ण ठीक नहीं होने के बाद शरभ संहिता में भी ऐसा वर्णन किया है कि इयम धन्वंतरीयानाम रोगो अधिकाराः, मतलब आत्रेय खुद ऐसा कहते हैं कि ये रोग मेरे से ठीक होने वाला नहीं है। तो किससे ठीक होगा, तो इयम धन्वंतरीयानाम मतलब धन्वंतरी ब्रांच के या धन्वंतरी शाखा के जो भी शल्य चिकित्सक है या फिर जो भी सर्जन है ये इनको ठीक कर सकते हैं।
और इस तरह से शल्य तंत्र नाम आगे प्रचलित किया गया, उस ब्रांच की डेवलपमेंट आगे होती गई और उसी तरह से शल्य तंत्र की शाखाएं बहुत सारी आगे फैलती गई। अब ये जो मैं बता रहा था ये सब अपनी दैवी परंपरा है। ये दैवी परंपरा के बाद जो आती है वो मानुषी परंपरा आती है और मानुषी परंपरा के प्रथम वैद्य थे वो सुश्रुत थे। इसीलिए सुश्रुत संहिता को आज के शल्य तंत्र का बेस पकड़ा जाता है या फिर सुश्रुत ऋषि को शल्य तंत्र का पायोनियर या फादर कहा जाता है। आप अगर थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन या प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच के कोई भी किताबें देखेंगे उसमें भी आज भी वर्णित है कि सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन और सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो सुश्रुत ने पूरी तरह से शल्य तंत्र या आयुर्वेद सर्जरी डेवलप की है और ये सुश्रुत के 6 प्रकार के शिष्य थे या 6 शिष्य थे। जैसे कि सुश्रुत ऋषि बैठे हो और उनके पास शल्य तंत्र सीखने के लिए 6 अलग अलग ऋषि आए थे। उसमें गोपुर रक्षित था, उसमें नेमी है, ऐसे अलग अलग उनके नाम है 6 और इन 6 ने अलग अलग ब्रांच विकसित किए। तो शल्य तंत्र वहां से शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि आप मैं बार बार शल्य 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 नाम ले रहा हूँ, तो सबसे पहले ये शल्य का आपने पीपीटी शेयर की है या नहीं की है? पीपीटी शेयर नहीं की है सर। ओके ओके ठीक है। तो मतलब समझने में दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है? नहीं चलेगा जैसे आपको करना है। ओके, बाकी लोगों का भी अगर रिप्लाई ले लिए तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर अमरीश सर नमस्ते सर। दिक्कत हो रही है या फास्ट हो रहा है? सही जा रहा है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि शल्य तो ये शल्य का मतलब क्या हुआ है? देखिए अब हम सब लोग जो जिस परंपरा में है उसमें नाम का बहुत बड़ा महत्व है। सभी चीज या सभी ब्रांच नाम के ऊपर ही वर्णित है। तो ये शल्य का नाम क्या है? तो संस्कृत में अगर अपन गए तो श्वल आशुगमने इति धातु है। इस शल्य का उत्पत्ति जो हुई है वो आशुगमने इस धातु से हुई। इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी बाह्य चीज हमारे शरीर को या फिर हमारे मन को आशु तरीके से या फिर क्विक एकदम से जल्द से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाती हो तो उस चीज को शल्य कहा गया है। वापिस से एक बार देखते हैं कि श्वल आशुगमने, कोई भी चीज बाह्य रूप से हमारे शरीर को या फिर हमारे मन को हानि पहुंचाती है तो उस चीज को शल्य कहा गया है। अगर इस व्याख्या को हम ध्यान से देखें तो किसी भी आदमी के शब्द भी हमने शल्य पकड़े हैं। किसी भी आदमी के शब्द, जैसे कि मैंने गुस्सा होके मेरे दोस्त को बोल दिया कि जा मैं आज तुझसे बात नहीं करता या फिर जाओ तो आज से मुझे मुंह दिखाना बंद कर दो, मेरे सामने मत आओ। तो ये जो मेरे अभ्यंतर से जो मेरा राग आ रहा है, मेरा क्रोध आ रहा है, ये क्रोध भी उस आदमी के लिए शल्य जैसे ही काम करेंगे। तो ये शल्य जो वर्ड है ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, तो ये मन के ऊपर भी काम करता है। तो शल्य मन के लिए भी है और शरीर के लिए है। तो अपने मन में भी बोल दिया कि कड़वे शब्द जो है ये शल्य जैसे काम करेंगे। तो ये शरीर के बारे में क्या हुआ, तो शरीर के बारे में उन्होंने पूरी लिस्ट बताती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी तरह शल्य के काम करेंगे। तो शल्य की डेफिनेशन करते हुए उन्होंने कैसा कहा है कि विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह अस्थि नख दंत बाल इत्यादि। इसका मतलब क्या हुआ कि विविध प्रकार के तृण, जो वनस्पति शास्त्र में तृण आते हैं, जैसे कुश हो गया, काश हो गया या सूखी हुई लकड़ी हो गई। विविध तृण पाषाण, विविध प्रकार के पत्थर हुए, नुकीले पत्थर हुए। लोह,
विविध प्रकार के लोह उस समय में अगर अपन देखें तो हथियार जो बनते थे या फिर वेपन्स जो बनते थे वो लोह धातु के ऊपर अवलंबित थे, तो उसको भी उन्होंने शल्य में कहा। ऐसे सभी चीजों को उन्होंने शल्य के अंदर डाल दिया। ये चीजों से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का आघात या किसी भी प्रकार की वुंड या व्रण उत्पत्ति होती है तो इसे शल्य कहा गया है। और इस सारे चीजों के होने के बाद जो शास्त्र उस व्याधि को ठीक करता है उसे शल्य तंत्र कहते हैं। वापिस से एक बार बोलते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से जो हमको वुंड होती है या फिर व्रण होता है या फिर कड़वे शब्द से हमारे मन को भी जो ईजा होती है या फिर जो पीड़ा पहुंचती है उसको ठीक करने वाला जो शास्त्र है उसको शल्य तंत्र कहते हैं। तो ये शल्य तंत्र की व्याप्ति इतनी बड़ी प्रकार से उन्होंने वर्णित की है। तो ये सब हो गया सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में, मतलब शरीर में जो बाह्य रूप से अपने को आघात करते हैं उसके बारे में हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्भधारणा होते समय या गर्भधारण रहते समय हमारे माता या भगिनियों को भी जो गर्भ पैदा होता है वो गर्भ पैदा गर्भाशय में न होके कभी कई बार वो गर्भ के नलिका में होता है। अगर मॉडर्न साइंस में अपन देखें तो उसको फॉलोपियन ट्यूब होते हैं। नॉर्मली गर्भधारणा जो होनी चाहिए वो यूटेरस में होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गर्भधारणा गर्भाशय में न होकर वो गर्भाशय नलिका जिसे कहते हैं या फिर फॉलोपियन ट्यूब जो कहते हैं उसमें हो जाती है। तो अब ये भी उस औरत को या फिर उस माता बहनी को दिक्कत देगी, तो उसको भी हमने शल्य तंत्र के अंदर इंक्लूड किया है। उसे भी वो गर्भ जीवित हो या फिर ना हो वो भी शल्य ही कहा जाएगा। या फिर गर्भिणी होते हुए या फिर प्रेग्नेंट लेडी होते हुए भी अगर किसी कारणवश उसके अंदर का जो फिटस है या फिर जो बच्चा है वो मर जाता है और वो मरने के बाद अपने माता को तकलीफ देने लगता है, तो उसको भी हमने शल्य तंत्र के अंदर ही गिना है, या उसकी चिकित्सा या फिर उसकी सर्जरी जो है वो भी शल्य तंत्र के अंदर ही बताई गई है। तो व्याप्ति ऐसी हुई कि शरीर को बाह्य स्वरूप से आघात करने वाला एक, मन को बाह्य स्वरूप से कड़वे शब्द की तरह आघात करने वाला दो, और गर्भ की उत्पत्ति होती समय जो ठीक ढंग से नहीं हुई है या फिर अलग जगह पे हुई है वो तीन। ऐसे तीनों प्रकार के जो व्याधि उत्पन्न होते या तीन प्रकार से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उसकी चिकित्सा जिस तंत्र में करते हैं उसको शल्य तंत्र कहा गया है। अब शब्द पूरा है, जैसे कि अपन ने शल्य नाम की डेफिनेशंस देखी, अब तंत्र नाम के वाक्य देखते हैं। तो ये तंत्र क्या है? तंत्र इज नथिंग बट द टेक्निक। आज के जमाने में अगर अपन देखें तो व्हाट इज द टेक्निक? तो टेक्निक ऐसी है कि बहुत सारी सर्जरियां खाने के पहले की जाती है, बहुत सारी सर्जरियां खाली पेट किया जाता है, या फिर बहुत सारी सर्जरीज जो है वो खाने के बाद में की जाती है। तो हमने इस शल्य तंत्र की व्याप्ति जो है या फिर व्हाट इज द इतनी बड़ी मात्रा में आती है, तो इस सब को मिलाकर शल्य तंत्र कहा गया है। ये सब होने के बाद हम आहिस्ते आहिस्ते जब डेवलपमेंट होती गई, दिक्कत तब आई जब हम 7वें या फिर 8वें शतक में थे। आजकल सर्जरीज या फिर आयुर्वेद सर्जरी इतनी डेवलप क्यों नहीं दिखती? तो इसका कारण ऐसे है कि सुश्रुत ने तो पूरी संहिता में सभी प्रकार के सर्जरीज, उसको लगने वाले सभी प्रकार की चीजें बताई है, लेकिन आज के वक्त में उस चीजों की उपलब्धि क्यों नहीं है, या फिर आज के वक्त में उस टेक्निक को लेते हुए सर्जरी क्यों नहीं की जाती? तो बीच में हमने देखा है कि भारत के ऊपर, ये हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत सारे आक्रमण जो हुए हैं, या फिर हमारे भारत में 6 प्रकार के जो प्रमुख धर्म गए हैं, उसमें से बहुत सारे धर्म ऐसे हैं कि जिन्होंने अहिंसा का पुढ़ाकार किया या फिर अहिंसा को बहुत जगह पे फैलाया। तो सर्जरी करते समय या फिर शल्य तंत्र की व्याप्ति देखते हुए शल्य तंत्र जो सीखना है वो सीखना है, तो सबसे पहले उसको मृत शरीर चाहिए था।
और मूर्त शरीर के ऊपर अगर कोई भी आदमी उसको उससे खेलता है या से उससे खिलवाड़ करता है तो वो हीन कर्म या फिर दुष्ट कर्म समझा जाता था। तो इस कारणवश कि अहिंसा आगे बढ़ते वक्त तो शल्य तंत्र की जो शाखा है उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम हो गई। दूसरी बात जो है कि शल्य तंत्र सीखते हुए बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें है, जैसे पुष्टमय पुरुषः ऐसा एक वर्णन आया है। पुष्टमय पुरुषः आज के वक्त में अगर अपन देखें तो एक आर्टिफिशियल बॉडी या फिर डमी बॉडी उसको कहते हैं, उसके ऊपर शल्य तंत्र सिखाया जाता था। तो 7वें या 8वें शताब्दी में अशोक का राजा का जो भी कालावधि था उस कालावधि में अहिंसा तत्व के आगे बढ़ते हुए आयुर्वेद की जो शल्य तंत्र शाखा है वो थोड़ी सी पीछे रह गई या फिर उस समय में उसकी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं दिखाई दी। आज के वक्त में शल्य तंत्र आयुर्वेद पद्धति से बहुत सारे जन यूज करते हैं या यूज किया जाता है। तो ये शल्य तंत्र किस तरह काम करता है तो वैसे अपन ने व्याप्ति में उसे देख ही लिया है। अब दूसरी तरह आगे बढ़ते हुए शल्य तंत्र में लगाई या लगने वाली जो जो चीजें हैं वो उस समय से लेके आज समय तक पूरी तरह से वही है, कोई भी उसमें चेंजेस आया नहीं है। खाली चेंजेस जो आया है उसमें शब्द का अंतर है। मतलब उस समय शल्य तंत्र के लगने के लिए संभार द्रव्य बोले गए हैं। अब ये संभार द्रव्य क्या है? तो संभार द्रव्य ऐसे है कि जैसे मुझे यहाँ से मुंबई को जाना है तो मुंबई को जाने के लिए मैं सबसे पहले मेरा बैग पैक करूंगा। बैग पैक करने के बाद मैं मेरे कपड़े लूंगा, मेरे शूज वगैरह अच्छे है कि नहीं वो देखूंगा। उसको लगने वाले जो चीजें है या फिर मुंबई में जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उस काम के लिए लगने वाली जो कोई चीजें हैं उसको मैं गैदर करूंगा या फिर उसको एक जगह पे मैं रखूंगा। तो इस सभी चीजों को मैंने संभार द्रव्य कहा है। वैसे ही शल्य तंत्र करते हुए या फिर शल्य कर्म करते हुए जो जो चीजें लगने वाली है उन चीजों को मैंने संभार कहा है। अगर आज के वक्त में अगर संभाले जाए तो उसे प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स या प्री ऑपरेटिव थिंग्स आज हम कह सकते हैं। इनमें से प्री ऑपरेटिव थिंग्स में जो वेपन्स लगने वाले हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बनाने की भी 3 प्रकार की प्रक्रिया है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट सुवर्ण धातु को लेके बनाए गए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट रौप्य धातु से लेके बनाते गए थे जिसे चांदी बोलते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसे है जो लोहे से बनाए गए हैं। ये तो हो गई संभार द्रव्य वाली बात। इसके बाद उस सभी इंस्ट्रूमेंट को धारा मतलब जो नुकीलापन था वो नुकीलापन किस चीजों से देना है इसका भी वर्णन शल्य तंत्र में आया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट किस जगह पे रखना है उसको शस्त्रकोश बोलते हैं या फिर आज के विषय में कहा गया तो उसको इंस्ट्रूमेंट चेंबर बोलते हैं। तो उस वक्त भी जो शस्त्रकोश था वही आज इंस्ट्रूमेंट चेंबर करके अब हमारे सामने आया है। उस तरह उस जगह पे जो इंस्ट्रूमेंट थे वही इंस्ट्रूमेंट आज हम यूज करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कहा है कि स्कोप यूज करते हैं हम सुनते वक्त सुनने की क्षमता देखने के लिए या फिर कान में कोई भी चीज देखने के लिए ऑटोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या फिर स्टेथोस्कोप आगे जो स्कोप आया है वो यूज करते हैं। या फिर इसके आगे अगर एनोरेक्टल कोई कंडीशन हो मतलब किसी भी व्यक्ति के गुदा से संबंधित कोई रोग हो और उस गुदा से संबंधित रोगों को अपने को देखना है या फिर उसकी जांच करनी है तो उसके लिए हम प्रोक्टोस्कोप आज के जमाने में यूज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे स्कोप पहले से मौजूद थे, उसको अर्शो यंत्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। तो ये सारी यंत्र जैसे वहां वर्णित है वही आज हम उसी तरह से या फिर कुछ चेंजेस आज के हिसाब से देखे गए हैं। तो यंत्र और शस्त्र ऐसे 2 चीजें शल्य तंत्र में बताई गई। तो यंत्र क्या है? तो जिस चीजों से हम रोग का परीक्षण करते हैं उसको यंत्र कहा है और जिस चीजों से हम एक्चुअल सर्जरी करते हैं उसको शस्त्र कहा है।
फिर से बोलता हूँ, जिस चीजों से हम रोगों की परीक्षा करते हैं उसको यंत्र कहा गया है, और जिस चीजों से सर्जरी करते हैं या फिर शल्य कर्म करते हैं उनको शस्त्र कहा गया है। जैसे कि आज के जमाने में मैं एग्जाम्पल दूं तो स्टेथोस्कोप जो हो गया ये यंत्र हो गया, और नाइफ जो हो गई ये शस्त्र हो गया। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस शल्य तंत्र में वर्णित है। उसके बाद जो है कि शल्य तंत्र करते समय सबसे महंगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताई गई है वो एनेस्थेशिया है। आज के जमाने में अगर अपन देखें तो उसको भूल बोलते हैं एनेस्थेशिया, मतलब सबको पता ही होगा। तो उस समय भूल किस प्रकार दी जाती होगी, या फिर एनेस्थेटिक एजेंट्स कौन से यूज करते होंगे, तो इसके संदर्भ में सबसे पहला जो एनेस्थेटिक एजेंट शिशिर संहिता में वर्णित है तो उसको मदिरा पान किया जाता है। आकंठ मदिरा पान कहा गई है। और दूसरी बात जो है उसको त्रासन चिकित्सा बोलते हैं कि रोगी को दोनों आकंठ मदिरा पान करवा के दो या तीन जन से पकड़ के रखने से उस रोगी को पकड़ के उसके ऊपर सर्जरी की जाती है। धीमे धीमे जब संहिता ग्रंथ के बाद वनस्पति शास्त्र का डेवलपमेंट आयुर्वेद के अंदर हुआ तो उसमें बाद में अहिफेन, बंगा या फिर मोह ऐसे विविध प्रकार के वनस्पति की जब खोज की गई तो ये वनस्पति भी आयुर्वेद के शल्य में यूज होने लगी, जिसका उपयोग बहुत तरह से एनेस्थेटिक एजेंट करके किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट उसके कहते हैं कि जिस वजह से थोड़े काल के लिए रोगी की संवेदना जो है वो कम हो जाती है, या फिर थोड़े जगह पे या रोगी की किसी भी एक भाग की संवेदना कम करके उसके ऊपर अब सर्जरी की जाती है। लेकिन क्लासिकल संहिता टेस्ट में अगर अपन देखें तो मदिरा पान एनेस्थेटिक एजेंट के लिए कहा गया है, एंशिएंट में, रिसेंट में नहीं। तो संभार द्रव्य देखे, अपन इंस्ट्रूमेंट देखे, उसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट विविध प्रकार के जो है वो कहा गया है। अब एक्चुअल जो सर्जरी है तो सबसे पहली सर्जरी सुश्रुत संहिता में जो वर्णन है वो कर्ण की है, कान की है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में जो 15वां चैप्टर कहा है कि कान की पालियों के बहुत सारे व्याधियां उस समय होते थे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बच्चा पैदा होने के बाद एक कर्ण वेदन संस्कार करके कहा गया है। 6वें महीने में वो करते हैं, आज भी बहुत सारे जगह पे करते हैं। या फिर अगर गुजरात में नाथ परंपरा बहुत फेमस है, नाथ संप्रदाय में अगर अपन देखे तो उनके कान के बीच में एक छेद बनाया हुआ रहते हैं, उस वजह से उनको कनपटे साधु या कनपटे साधु ऐसा भी कहा गया है। तो उस समय भी ये टेक्निक थी, उसको कर्णवेदन संस्कार बोलते थे। और ये कर्णवेदन संस्कार करते समय अगर किसी प्रकार की गलती अगर हुई तो वो शल्य तंत्र के पास या फिर सुश्रुत के पास वो जाता था। तो उसी प्रकार सबसे पहले सर्जरी जो वर्णित है वो कर्णवेदन संस्कार है। इसका मतलब है कर्ण से जोड़ी या फिर कर्ण पाली के संबंधित कही गई जो सर्जरी है, ऐसे 15 प्रकार की सर्जरी कर्ण से संबंधित वर्णित है। उसके बाद नासा मतलब नाक से संबंधित सर्जरी उन्होंने कहा वर्णन की गई है। उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे व्याधि है शरीर में कि 12 अलग अलग प्रकार के 12 अलग अलग सिस्टम या फिर 12 अलग अलग स्त्रोतों तो उन्होंने कहा गया है। उसमें से पहला स्रोत आता है कि अन्न व स्रोत, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे मुंह से लेके हमारे गुदा तक जो सिस्टम कही गई है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। तो उस समय भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे विकार पैदा होते थे। उसमें सबसे पहला विकार जो है वो अर्श या फिर हिमोराइड्स या फिर मूलव्याध हमारे मराठी में जो बोलते हैं, तो मूलव्याध की बहुत सारी सर्जरी सुश्रुत ने उस समय वर्णन की है। एनोरेक्टल कंडीशंस जो बोली गई है उस समय उस चीजों के ऊपर भी अलग अलग प्रकार की सर्जरीज एनोरेक्टल्स वर्णित है।
उसके बाद दूसरी जो एक सिस्टम है उसको रीनल सिस्टम कहते हैं, या फिर मूत्र व स्त्रोत हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। मॉडर्न से अपन को रिलेटेड करें तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इंक्लूड होता है, और ये इस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में मेन व्याधि उस टाइम भी और आज भी जो होती है तो रीनल कैलकुलस या फिर पथरी की शिकायत हिंदी में कहते हैं। तो अश्मरी या फिर रीनल कैलकुलस, तो रीनल कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारी सुश्रुत में वर्णन की है। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन, तो पाटन कर्म करके सीजरियन सेक्शन का वर्णन भी सुश्रुत संहिता में है, या फिर मूढ़ गर्भ निरसरण, आज के जमाने अगर बोले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटस और इन द फॉलोपियन ट्यूब, ये जो कहा गया है वो उस समय भी बहुत सारे प्रकार के सुश्रुत में वर्णन की गई है। अब सुश्रुत संहिता या फिर सुश्रुत तंत्र या फिर शल्य तंत्र इतने तक ही सीमित न रहकर मन के ऊपर भी शल्य का असर हो गया है ऐसा समझकर उन्माद और अपस्मार ये दो व्याधि पकड़कर उसके अंदर भी विविध प्रकार के शांति कर्म करने को कहा गया है। तो सर्जरीज आयुर्वेद में जो वर्णित है ये सिर्फ शस्त्र कर्म या फिर किसी भी नुकीली चीज से काट के या फिर जोड़ के या फिर सीवन कर्म करना है, ऐसा नहीं है। सर्जरी करते समय उसके आगे दो और चीजें उन्होंने बताई गई है कि एक तो शस्त्र कर्म करके भी बहुत सारी व्याधि ऐसे है कि जिसमें फायदा पहुंचता नहीं है। तो इस वजह में इस चीज में हमने क्या करना चाहिए, तो सुश्रुत ने इस शल्य तंत्र में दो आगे चीज बताई है, उसको कहा है अग्निकर्म और आखिर में कहा है क्षार कर्म। अभी अग्निकर्म क्या है, तो अग्निकर्म ये है कि शलाका और किसी भी धातु का एक नुकीला पार्ट जलाकर व्याधि के स्थान पर उसको अग्निकर्म किया जाता है। ये तो हो गया रुक्ष अग्निकर्म। या फिर किसी भी वनस्पति की राल या फिर निर्यास जो हम कहते हैं गोंद कहते हैं आप हिंदी में उस शब्द को, ये गोंद को लेकर कौन हो गया या फिर क्षुद्र रोग हो गए उसके ऊपर रखकर उसे जलाया जाता था। तो ये सब चीज अग्निकर्म के ऊपर आती है। अग्निकर्म भी शल्य तंत्र का एक ही अंग है जो सुश्रुत ने बताया है, लेकिन जिस वक्त शस्त्र कर्म करके भी फायदा न पहुंचे उस वक्त उन्होंने अग्निकर्म का वर्णन किया है। और आगे आते हैं, अगर अग्निकर्म करके भी फायदा न पहुंचा तो आखिरी में चीज उन्होंने बताई है वो क्षार कर्म है। अब ये क्षार क्या है, तो क्षार इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ डेंजरस प्लांट, जैसे कि न्यूडुंग हो गया या फिर अर्क हो गया, कैलेक्टोपिस प्रोसेरा। वनस्पति शास्त्र के अभ्यास करने के लिए कैलेक्टोपिस प्रोसेरा जो वनस्पति है, अर्क हम बोलते हैं या फिर मंदार बोलते हैं, इनमें से जो क्षार द्रवित होता है और जो खनिज के साथ हमको क्षार मिलता है वो क्षार लेकर उसमें विविध प्रकार के औषधि या वनस्पति मिलाकर एक क्षार का मिश्रण बताया गया है। और ये क्षार का मिश्रण हमने उस व्याधि के ऊपर या फिर रुग्ण को द्रवीभूत कर या फिर लिक्विड स्वरूप में रखकर उसको पिलाया जाता है। तो ये क्षार कर्म भी शल्य तंत्र में वर्णित हुई। तो सबसे पहले भेषज चिकित्सा, उसके बाद शल्य चिकित्सा, उसके बाद अग्नि चिकित्सा और उसके बाद क्षार चिकित्सा। यहाँ तक सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र के बारे में विस्तृत से वर्णित किया गया है। मेरे ख्याल से मैंने एक रॉ डायग्राम या फिर एक शल्य तंत्र के बारे में प्राइमा फेसिया एक वर्णन कैसा कैसा बताया है सुश्रुत ने, और आयुर्वेद के ऊपर सर्जरी कैसी कैसी हो रही है। आज के जमाने में अगर हम देखें तो आयुर्वेद के बारे में शल्य तंत्र जो करते हैं वो क्षार सूत्र और एनोरेक्टल कंडीशंस में शस्त्र कर्म बहुत सारे आयुर्वेदिक यूज होते हैं, जैसे कि भगंद्र और या फिर भगंदर या फिर फिशुला जिसे कहते हैं। फिशुला में क्षार सूत्र करके जो टेक्निक है वो WHO में भी ग्राह्य की है। मेरे ख्याल से गुजरात में संघवी सर करके है, महेश संघवी सर, वो भी बहुत उत्तम प्रकार से करते हैं क्षार कर्म।
तो ये आज का दिक्कत ऐसा है कि आयुर्वेद की सर्जरी खाली एक एनोरेक्टल कंडीशंस के ऊपर रोक के हो रही है। उसकी आगे की बारे में जो आयुर्वेद की सर्जरी की जो टाइप्स है वो अभी तक पूरी तरह से कोई कर नहीं रहा। सिर्फ आयुर्वेद की शल्य तंत्र वाले लोग जो है वो एनोरेक्टल फोकस रख के या फिर गुदा से संबंधित जो विकार है उसके ऊपर फोकस रख के सर्जरीज कर रहे हैं। बहुत सारे माइनर डिसीजेस जो है उसके ऊपर अग्निकर्म या फिर क्षार कर्म आज भी किया जाता है। और मॉडर्न सर्जरी में कॉटराइजेशन जो आज कहा गया है, इलेक्ट्रिक कॉटरी वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक कॉटरी इज नथिंग बट द इवोल्यूशन ऑफ अग्निकर्म चिकित्सा इन आयुर्वेदा। तो यहाँ तक मैंने एक प्राइमा फेसिया ऑफ आयुर्वेदिक शल्य तंत्र बताया गया है। मेरे ख्याल से मिजालिया सर, अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रश्न होगा या फिर समझ में आया नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को सवाल है तो पूछिए। किसी को सवाल है तो पूछिए। सर्जरी के बारे में बढ़िया जानकारी हमें प्रदान की। अब मैंने सर्जरी का जो है शुरुआत से लेके मतलब दैवी परंपरा से लेके ब्रह्मा जी से जो शुरू हुआ है, जो ग्रंथों में वर्णित है, वहां से लेके आज के युग तक शॉर्ट में आपको पूरा वर्णन किया है। मेरे ख्याल से आज के इस वेबिनार में बहुत सारे डॉक्टर भी मुझे दिखाई दे रही है। तो उनको भी अगर आयुर्वेद में या फिर किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को सवाल है तो पूछिए। माइक ऑन करना पड़ेगा सर शायद। वो तो अनिल भाई सापरिया, कोई सवाल है? यस सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ अनिल सर बोलिए। सर ऐसा है कि जैसे जो लोग अपना गुदा रोग में कर रहे हैं, मूल व्याधि में पाइल्स का करते हैं, फिस्टुला का करते हैं, तो साथ में एनेस्थीसिया का प्रयोग उनको करना पड़ता है। हाँ तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है? जैसे स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं भारतवर्ष में। कुछ स्टेट्स में एलोपैथी को अलाउ करती है, कुछ नहीं करती हैं। तो जो हमारे बीएमएस आयुर्वेद ग्रेजुएट हैं, अगर वो अपने चिकित्सालय में पाइल्स की चिकित्सा करते हैं क्षार सूत्र से, तो उसमें एनेस्थीसिया के प्रयोग के बारे में आप थोड़ा लीगल एंगल बता दें। एनेस्थीसिया के प्रयोग के बारे में। जी जी जी। हाँ, अब ये मैटर जो है वो हर स्टेट के मेडिकल रूल से हिसाब से कहा गया है। मेरे ख्याल से गुजरात में बीएमएस डॉक्टर को करने की परवानगी नहीं है, लेकिन एमएस को करने की परवानगी है। जी हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक वनस्पति यूज ना करके मॉडर्न के किसी कंसल्टेंट को या फिर लोकल एनेस्थीसिया देकर भी आप क्षारसूत्र बहुत अच्छे से तरह से कर सकते हैं। सर, लोकल एनेस्थीसिया में जैसे लिग्नोकेन है, वो भी तो एलोपैथ का ही रहता है। हाँ, आप आयुर्वेद के हिसाब से यूज कर रहे थे आज के वर्ग में। मैं समझा नहीं सर, इसके आयुर्वेद के हिसाब से। नहीं, आप आयुर्वेद वनस्पति पूछ रहे हैं। जी। लिमिटेशंस है ना सर, व्हाई यू आर गोइंग टू दी नहीं, मैं तो एलोपैथी का जो है एनेस्थीसिया उसी के यूज के विषय में पूछ रहा था। तो जैसे अभी आपने कहा कि आयुर्वेदिक विजन जो है वो मैं समझ नहीं पाया। यूज करना है कि नहीं करना है आयुर्वेदिक? नहीं, क्षार सूत्र यूज करते हैं तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया हम लिग्नोकेन का प्रयोग करते हैं। हाँ, उसका कोई विकल्प, आयुर्वेदिक विकल्प तो मेरे ख्याल से नहीं उपलब्ध है। नहीं है तो गो विद द लिग्नोकेन। जी हाँ, ठीक है सर। आज के जमाने में अगर लिग्नोकेन है सर, आज अपने को वो डेवलप्ड फॉर्म अवेलेबल है, तो आप पुराने जमाने का यूज क्यों कर रहे हो? जी हम आयुर्वेद हम सभी आयुर्वेद जनों को यही ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट करने के लिए अपने को लीगल झंझट में नहीं पड़ना।
अगर लीगल जनरल्स में पढ़ गए तो हर स्टेट की मेडिकल पॉलिसीज अलग अलग है। मध्य प्रदेश और आपके वहाँ वो किसी भी आयुर्वेद किसी भी बीएमएस डॉक्टर को अलाउ नहीं करते। महाराष्ट्र जी वो दूसरी तरफ तो वो अलाउ करते हैं, स्टेट बीएमएस अलाउ करते हैं। और आप अगर आयुर्वेदिक ड्रग बेचने के बारे में पूछ रहे हो या फिर यूज करने के बारे में। सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम हेलो हेलो, आ रही है? ये अब आ रही है? हाँ हाँ, तो आप आज के ज़माने में आयुर्वेदिक एनेस्थेटिक एजेंट ऐसा ही आपका कहना है, तो वो करने के लिए अपने को ट्रायल एंड एरर बेस पे उसके ऊपर पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के बाद वो उसकी पोटेंसी अपने को प्रूव करनी पड़ेगी, और वो भी पोटेंसी अगर लिग्नोकेन से 1% भी कम आती है, आई रिपीट, उसके 1% भी कम आती है, तो परमिशन नहीं देंगे आपको। If lignocaine is present there, so why you are going to the another drug which is 1% insufficient comparison with the lignocaine gel? जी So if there is a lignocaine already available in the market, so go with the lignocaine. You are not changing the scenario, or you are not changing the thought behind the treating the treatment. आप जो है, जो तत्व जो यूज कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक यूज कर रहे हैं ना, क्षार सूत्र ही यूज कर रहे हैं ना, उसको काट तो नहीं रहे पूरे। जी सर। बराबर है, तो आप अगर यूज करते आयुर्वेदिक हो, मतलब क्षार सूत्र ही यूज कर रहे हो, तो उसका हेल्प ले लीजिए। जी सर, ओके ओके सर, सिंपल थिंग है। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। और किसी को सवाल है तो? और किसी को सवाल? सर, एक प्रश्न और है। जैसे अभी आपने बताया कि अग्निकर्म पे भी जहाँ पे हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो उसके लिए फिर उसके आगे क्षार कर्म बताया गया है। तो क्या ऐसी कोई सिंप्लीफाइड बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिन पे अग्निकर्म, वेदन कर्म और क्षार कर्म के बारे में आगे का बताया गया है? हाँ, तीनों प्रकार की बुक अवेलेबल है। हमारे यहाँ दातार शास्त्री करके फेमस है, उनकी अग्निवेदन संस्कार नाम की बुक है, या फिर उदय कुलकर्णी, मैं मितालिया सर के पास नंबर शेयर करता हूँ, मुंबई में है, उनकी भी अग्निकर्म की चिकित्सा, क्षार कर्म की चिकित्सा अवेलेबल है। एक आरपी गोगटे करके भी कुछ नाम, गोगटे करके भी है, लेकिन गोगटे जी का जो है वो ही वॉज द्रव्य गुण स्पेशलिस्ट। पुस्तक ना मराठी में है और हमें उत्तर भारत में मराठी में दिक्कत आती है, नहीं समझ पाते। नहीं, हिंदी में है ना, उदय कुलकर्णी जो मैं बात कर रहा हूँ वो हिंदी में है। उदय कुलकर्णी जी की, ठीक है। हाँ, मैं नंबर सर के पास छोड़ता हूँ जी। जोखम्बा ओरिएंटल नाम का एक प्रकाशन संस्था है, उसमें अभिनव शल्य विज्ञान नाम का एक बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। अभिनव शल्य विज्ञान, हाँ जी सर, धन्यवाद सर। यस सर। और किसी को सवाल? अग्निकर्म, और एक है कि अग्निकर्म करते समय पहले जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती तो पहले किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर को आप साथ में रखिए, क्योंकि अगर अग्निकर्म ज्यादा हो गया तो अतिदग्ध होने की शिकायत रहती है, या फिर दुर्दग्ध होने की शिकायत होती है। तो पहले तो आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर को साथ में रखिए जो अग्निकर्म के बारे में पूरा जानता हो, और फिर आप कर सकते हो। जी सर। धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू। किसी को और किसी को सवाल? नमस्कार। हाँ बोलो कनु भाई। हाँ, मैं आयुर्वेद की दृष्टि से दंत सर्जरी में कोई अगर है बात तो वो जानना चाहता था, और दूसरा जो अभी आप सर्जरी बता रहे थे आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से, तो उसमें अभी कोई आगे समाज
सर आधा क्वेश्चन समझा, मतलब दंत से रिलेटेड है। કનુભાઈ મેસેજ બોક્સમાં લખી દો, મેસેજ બોક્સ में अपना क्वेश्चन छोड़िए। आवाज नहीं आ रहा सर। दांत के बारे में सर्जरी, दांत की सर्जरी। डॉक्टर लोग कहा गया है, दंत एक्सट्रैक्शन भी है, और महाराष्ट्र में नगर जिले में एक आयुर्वेदिक डेंटिस्ट भी है, बाकी कोई भी आयुर्वेदिक डेंटिस्ट नहीं करता है। सर इसी बात पे दंत निकालने के उस पे हमने वीडियो देखा था व्हाट्सएप पे, जिसमें मतलब वो जालंधर बंद लगाने के बाद में 5 दांत निकाल रहे थे जो दंत चिकित्सक थे बीके रुगड़ी, उनको उन्होंने मतलब पलाथी में बैठ के नीचे भूमि पर बिठाया हुआ था। बराबर। और जब मैं महाराष्ट्र में डॉक्टर नितिन के पास गया था फाइल्स के लिए सीखने के लिए, मैनेज निगम सर के पास। जी ज्ञानेश सिंह, उन्होंने बताया था कि एक औषधि भी है जड़ी बूटी जिसको चबाने से सारे दांत बिल्कुल ऐसे लूज हो जाते हैं कि आप जैसे पत्थर को ऐसे उठाते हो उंगलियों से ऐसे ही निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इस विषय पर भी क्या कुछ सामने आई है बात कि ऐसी औषधियां हैं? तो उन्होंने बताई क्यों नहीं औषधि की नाम? नहीं, उनको उस समय इसके विषय पे नहीं था, मैं गया था 2006 में, तो उनके ध्यान में नहीं थी कि, लेकिन ये था कि ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीजें ग्रंथों तो वर्णित है, लेकिन आज हमको दिखती नहीं है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो हमने जो व्हाट्सएप पे वो वीडियो देखा था, हमें ये लगा शायद उस औषधि का वो प्रयोग कर रहे हैं दंत चिकित्सक जो है। नहीं, वो जालंधर बंद से ही मतलब वो कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो उससे भी न्यूरल ब्लॉक मिलता है जालंधर बंद करने से? टेम्पररी ब्लॉक मिलता है बहुत। जी, हमारे जो बंद है, देखो योग शास्त्र में जो बंद कहा गया है, जी, बंद हो, जालंधर बंद हो, उद्यान बंद हो, या फिर अलग और कोई भी बंद हो, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द न्यूरल प्लेक्सस ऑफ द बॉडी। जी, उद्यान बंद या फिर जालंधर बंद अगर देखा आपने तो सर्वाइकल प्लेक्सस पे वो मूवमेंट काम करता है। उसके बाद उद्यान बंद अपन अगर देखें तो लोअर प्लेक्सस पे वो काम करता है। तो ये जो बंद पहले जो बताया गया है, ये मशीन करती एक्शन न्यूरल प्लेक्सस है। जी सर। तो टेम्पररी न्यूरल ब्लॉक जैसा इफेक्ट होगा। जी सर। विमल भाई आपका माइक बंद करो, अवाज नहीं થાય છે વિમલ ભાઈ। उसी समय में बंदा भी है और चक्र भी है। सप्त चक्र जो कहा गया है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, शुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रधार, इसे भी न्यूरल प्लेक्सस ही कहते हैं बहुत सारे जन। ठीक है सर, धन्यवाद। यस सर। सर कैसे यूज करते हैं सर? गुड इवनिंग सर। सर कैसे यूज करते हैं सर जालंधर बंद? वो डेंटिस्ट को ये करना पड़ेगा, मतलब आयुर्वेदिक डेंटिस्ट जो है ना, और वो प्रैक्टिस सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। सर मैंने भी पढ़ा था अभी एनटी में सर, दंत वाले चैप्टर में सर। सर जालंधर बंद का टॉपिक लिखा हुआ था, बट उतना कंफ्यूजिंग था कि सर समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वो बोलना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली तरीके से। नहीं, ये बंद जो है ये थ्योरेटिकल ये नहीं है। उसको आप गुरु के पास सीख के, गुरु के पास जाके उसको बंद को आत्मसात करना पड़ेगा। उसके बाद समझ में आया कि वो बंद कैसा लगवाना है। मैं फोन पे अभी बोल दूं तो आपको समझेगा नहीं। आप योग शास्त्र, मैंने एक्चुअली उसके बारे में पढ़ा, बहुत कंफ्यूजिंग था, बट समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो मतलब प्रैक्टिकली किस तरीके से बोलना चाह रहे, कुछ समझ में नहीं आया था। नहीं, जब तक आप जालंधर बंद देखेंगे नहीं, आपके सामने कोई करेगा नहीं, तब तक समझेगा नहीं। हाँ, मैं कमेंट में भी बोला, किसी ने बोला है कि हमारे सर करते हैं करके।
सर इस टाइप का कुछ वीडियो बना के आप ओके ओके सर ओके हाँ दे सकता हूँ सर, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर सर से ले लीजिए, मैं वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ। या श्योर थैंक यू। ये तो बहुत जरूरी है सर, आप वीडियो वगैरह में मिले तो। हाँ, आयुर्वेद में अगर कोई भी शल्य तंत्र का आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना के देता हूँ स्टूडेंट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, आप अपना नंबर अगर मैसेज बॉक्स में शेयर करें तो आ, आसान रहेगा सब। वे वे भी यस वो मैसेज बॉक्स आ, ही ओपन नहीं हो रहा, मैं वही देख रहा हूँ। नहीं नहीं एक मैसेज आया कि वे, हमारे सर करके ऐसा मैसेज कोई तो था। वेबिनार के लिंक में दिया गया है सर का नंबर। हाँ वेबिनार के लिंक में है। वेबिनार के लिंक में दिया है, आप वेबिनार के लिंक देखिए। दूसरा किसी को सवाल है तो? दूसरे को किसी को सवाल है तो? जालंधर बंद प्रयोग गुजरात में कुछ वैद्यराज करते हैं। हाँ हाँ राजकोट में एक करते हैं। डॉक्टर जयसुख मकवाणा हाँ, डॉक्टर जयसुख भाई मकवाणा, सही। हाँ वो करते हाँ हैं हाँ मिताला सर, हाँ यही है कि वो बहुत सारी जगह पे, मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहुत सारी जगह पे किया जाता है। हाँ, वो लेकिन दंत ये यज्ञ का कैंप ये कैंप किया जाता है। जालंधर बंद प्रयोग से कई लोग निकालते हैं। जैतपुर हाँ में डॉक्टर सावलिया भी निकालते हैं, ऐसा संघाणी साहब ने लिखा है। हाँ, मिश्रा मिश्रा करके है मेरे मेरे पहचान में जो है, विद्या मोहन मिश्रा करके जो वैद्य है, जोधपुर में है अभी, वो भी करते हैं। लेकिन ये क्या ऐसे कि वो सिखाना चाहिए, मतलब ये एक पीढ़ी से लेके आगे पीढ़ी तक वो कैसे करवाना है पेशेंट से, वो सिखाना चाहिए। आयुर्वेद को वेदराज होते हैं, जो आयुर्वेद के स्टूडेंट होते हैं, उनको सिखाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यही मेरा कहना है। बात सही है। सर हम लोगों ने बस पढ़ा है बट इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकली नहीं पता। हम लोग अपने टीचर से ही पूछते हैं तो उन्होंने भी पढ़ा है, उनको भी इस चीज के बारे में प्रैक्टिकली नहीं पता उनको भी। नहीं नहीं, वो जालंधर बंद के जो पारंगत तो लोग हैं उनको व्याख्यान रखना चाहिए, वो निर्देशन करे तो निकाल सकते हैं ऐसा सीख। नहीं नहीं, आई थिंक भाविन भाविन वाज देयर ना, हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन। अभी अभी प्रश्न किसने पूछा था जालंधर बंद के बारे में? भाविन सर। या सर संभव जैन सर। हाँ यस, यू आर द स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा ना? या सर फाइनल ईयर। फाइनल ईयर, तो आपके 4 साल में आपने एक देखा था कि आजकल संहिता वाचन करने की जो टेक्निक है वो बहुत कम हो गई है। और संहिता पढ़ते समय आपको एक ध्यान में आया होगा कि आयुर्वेद एक 4 कमरे में या 4 बिन के अंदर पढ़ाने की या पढ़ने की चीज नहीं है। आप आयुर्वेद नहीं सर, जितनी बार पढ़ेंगे सर उतनी बार कुछ नया मिलता है सर। यस, इट इज द मैजिक बॉक्स। या सर राइट। And while learning the classical Ayurveda, you should know the yoga properly first. You should know the anatomy of plants and physiology of plants. I'm not talking about the anatomy and physiology of the body. You should know the Ayurvedic Gandharva Shastra or classical Gandharva Shastra. जैसे कि आपको सिर्फ आयुर्वेद नहीं पढ़ना है, आपको योग भी पढ़ना है, आपको गांधर्व शास्त्र भी पढ़ना है, आपको तर्क शास्त्र भी पढ़ना है, तंत्र शास्त्र भी पढ़ना है। और जब आप योग शास्त्र पढ़ते हो, यम नियम आसन प्राणायाम और अष्टांग योग में जाते हो, तब आपको आयुर्वेद का कहना क्या है वो समझेगा। क्योंकि अब आयुर्वेद में देखा है कि सुश्रुत में या फिर चरक ने भी बोला है कि उनके पास 3 दृष्टियां थी। एक योग दृष्टि थी, आध्यात्म दृष्टि थी और अपने को दिखने वाली दृष्टि थी। तो वो सभी जो आयुर्वेद में जिसने बनाया है वो योगी थे, उनको योग साधने से वो सब समझ में आता था या फिर करते आता था।
तो आज के जमाने भी अपने को ये सब चीजें ध्यान में रख के आयुर्वेद की पढ़ाई करनी है। यस सर। गुजरात की आपके सिद्धिनंदन मिश्रा है ना, सेकंड ईयर में आप जो बुक पढ़ते थे रसशास्त्र और वैशेष्य कल्पना, यस सर। पढ़ी है आपने सिद्धिनंदन मिश्रा? नो 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 सर, हम लोग ने थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा, तो सेकंड ईयर का नहीं है। चौखंबा वालों की बराबर बराबर। तो वो सिद्धि उनके पास से वो चीज लेने वाली थी। या फिर हरिभाऊ कस्तूरे जामनगर में पंचकर्म के उनकी बुक भी है पंचकर्म की। या तो कस्तूरी या हम लोग से उसी से पंचकर्मा पढ़ते हैं। हाँ, तो अगर आयुर्वेद सीखना है तो ये दो तुम्हारे आइडल होना चाहिए थे। ये कभी भी क्लास में नहीं जाते थे। मैंने खुद देखा है, हमारे सर भी बोलते थे कि ये जो मिश्रा जी थे, इन्होंने पूरे अखाड़ों की परिक्रमा की थी और अखाड़ों के साधुओं के साथ हठयोग सीखा था। या फिर रसशास्त्र की बुक लिखते समय बहुत सारे अखाड़ों में पारद का यूज होता है, तो उन्होंने वो देखा था कि कौन सी पारद का किस तरह से यूज होता है, रस का कहाँ यूज होता है, रसेंद्र का कहाँ यूज होता है। तो हमने भी जब भी हमको टाइम मिले कॉलेज से लेके या फिर पढ़ाई से लेके, तो जहाँ भी ऐसे पैरा आयुर्वेदिक लोग जो कोई करते, तो उनके पास जाके वो चीज सीखनी चाहिए। मिश्रा जी अभी भी जिंदा है? हाँ सर आप अभी भी मिश्रा जी जीवित है वहाँ पे? हाँ, हमारे सर थे परशुराम पवार तरीके से कोई कुछ अपना बताता नहीं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। नहीं, पहली चीज में नहीं बताएंगे सर, आपको 3-4 बार जाना पड़ेगा। नहीं सर, ये इतनी जल्दी कोई नहीं बताता। जो डेरों में मैं भी जाता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे डेरा था, तो कई वर्ष लगते हैं उनके साथ संबंध बनाने के, उनके बहुत से काम करने पड़ते हैं, फिर जाके वो अपना राज खोलते हैं। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। और मेरा आज का तो मैंने किसी से सुना कि मिश्रा जी है, अगर मिश्रा जी का आपको पता मिले तो ये सारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट को उनके पास लेके जाओ। वो जो भी 2 शब्द भी इनके कान के ऊपर पड़ेंगे तो वो उनके लिए गोल्डन वर्ड्स हो गए। मिश्रा जी कहाँ से? कौन? सिद्धिनंदन मिश्रा। अच्छा, वो रसशास्त्र वाले? हाँ, रसशास्त्र वाले। अभी वो रांची में है, उनकी लड़की है वहाँ रांची में, उनके पास है अभी। हाँ, एज अभी 90+ है। यस सर। तो मेरे भी गुरु है, मैं भी प्रोफेसर था रसशास्त्र में, जामनगर गुलाबपुर आयुर्वेद कॉलेज यूनिवर्सिटी में। वो मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, मैं भी रिटायर हो गया अभी। तो सर आपको भी पता होगा ना फिर कि सिद्धिनंदन मिश्रा। हाँ, बहुत सारा हम लोग जानते थे। राइट। तो ऐसा ही आयुर्वेद परंपरागत है। परंपरागत है। मेरे जानकारी में त्र्यंबकेश्वर में जो अखाड़ा था, जो ये हुआ था, कुंभ हुआ था, राइट। उस समय भी वो वहाँ पे आए और उन्होंने वो भारत बंदर का क्वेश्चन किया था। वो तो मतलब वो सिद्धिनंदन मिश्रा ये आज के जमाने के ऋषि है। हाँ, वो तो है ही। यस, ही इज द वशिष्ठ टुडेज एरा। अभी राष्ट्रपति अवार्ड को मिला, राष्ट्रपति का अवार्ड मिला। बरोबर। मुझे बुलाया था, मुझे कहा था कि आप भी आओ साल। मैं उस टाइम में जा नहीं सका दिल्ली में। हाँ। ऑर्डर किया था राष्ट्रपति जी ने और 2 लाख रुपया नकद दिया और सर्टिफिकेट दिया। वो तो रुचि है सर, मतलब आपको आपके परम भाग्य है कि आपको उनका सहवास मिला सर। अभी भी हफ्ते में एक बार बात करते हैं हम लोग। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो एक बात, अभी जैसे मिश्रा जी की बात चल रही है, तो उन्होंने अनुभव भी बताया था अपना। अप्रभक्षण बनाने के लिए परंपरागत जो ग्रंथोक्त है, उससे अतिरिक्त भी उन्होंने गोमूत्र के प्रयोग से एक ही गजपुट में पाक करने के लिए बताया था विधि। हाँ, बराबर। उसी तरह से मैं अभी मेरे गाँव में आ रहा है, एक वैद्य है, उन्होंने बताया पारद की पीत भस्म बनाने के विषय में, लेकिन वो विधि मतलब नहीं बताई। तो क्या उस विषय पे कोई ध्यान है किसी गुरुजन को कि पारद की पीत भस्म बनाने का वर्णन किस ग्रंथ में या कहाँ से हमें उपलब्ध हो सकता है?
ऑक्साइड ऑफ मर्करी अगर हम उसको मॉडल के अनुसार देखें तो येलो ऑक्साइड ऑफ मर्करी कह सकते हैं। सर आपको रस हृदय तंत्र में मिल सकता है। पार्डन सर, मैं समझ नहीं पाया कहाँ पे। रस हृदय तंत्रम। रस हृदय तंत्रम। रस हृदय तंत्रम ये हमें भारत संहिता में भी तो मिल सकता है। नहीं मिल सकता। अच्छा, नहीं बेसिकली क्या है कि आप ये सब मिलेगा। हम अगर खोज करने को निकले तो सभी चीजें अपने को मिलेगी, क्योंकि सबसे इसके पीछे का ये है कि हम किस चीज के लिए उसको खोजना चाहते हैं। अगर रसशास्त्र कहा गया है तो रसशास्त्र इज द सोल ऑफ आयुर्वेदा, और रसशास्त्र किस चीज के लिए बना है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा आजकल। न च रसशास्त्रम धातुवादार्थम इति वक्तव्यम, देह वेद द्वारा मुक्ति ही एव परम प्रयोजनत्वात्। तो उसका प्रयोजन देखना चाहिए कि हम उसको किस चीज के लिए खोज रहे हैं। धातुवाद के लिए शोध रहे हैं या फिर देहवाद के लिए शोध रहे हैं। हेलो, आपकी ठीक है, लेकिन हमारा तो जो है रोगी के रोग मुक्ति तक का ही हमारा रहता है। हाँ। सेम मेरे साथ भी है कि रस शास्त्र में जो भी है, रस रसायन से मैं चिकित्सा करता हूँ, और आज की डेट में वेबिनार में शामिल होने के साथ साथ मैं दवा भी बना रहा हूँ। तो रस रसायन का प्रयोग उतना ही होता है जितना कि रोगी हमारा ठीक हो सके। सर आज और देखिए, मैं आप सबसे छोटा हूँ बहुत, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि रस शास्त्र का प्रयोजन वही है ना सर। न च रस शास्त्रम धातुवादार्थम इति मंतव्यम, देह वेद द्वारा मुक्ति ही एव परमं परम जयतोपा। जी सर, सही बोले आपने, बिल्कुल सही बात। सही बात है, बिल्कुल। तो ये प्रयोजन देखना है ना अपने को। देखो, मेरा एक मानना है सर, मेरा एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, मैंने तो आयुर्वेद की शिक्षा अपने पिताजी से ग्रहण की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। पर मैं आप लोगों से बस एक बात बोलूंगा कि जो भी आप आयुर्वेद का पढ़ रहे हैं, सारी की सारी 1000 आयुर्वेदिक दवाओं को मत पढ़िएगा। चाहे 100 दवाओं पे अपना पकड़ बनाइए, बट ऐसी बनाइए कि उन 100 दवाओं से आप 1000 बीमारियों का इलाज कर सकें। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। हर दवा जो भी आप देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि रोगी के पेट में अगर ये गोली गई तो इसका असर इतना आना चाहिए, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकें कि अगर आपने दवा हमारी परहेज के साथ में खाई है, जो अनुपान हमने बताया उसके हिसाब से खाई है, तो आपको 100% फायदा होगा। और ये हम कह सकते हैं, अगर आपके फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपने दवा खाने में कोई ना कोई गड़बड़ की है या परहेज तोड़ा है। यस सर, अल्पस्य अपि महदर्थम महदस्य अपि अल्पकल्पताम, आप जो बोल रहे हो। और अगर आप लोग कहीं पे आरोग्यवर्धिनी बटी का प्रयोग करते हैं तो आरोग्यवर्धिनी के साथ में स्वर्णमाक्षिक वसम बहुत अच्छा असर देती है। आप अपने प्रयोग में करके देखिएगा। शुद्ध रही तो हाँ, स्वर्णमाक्षिक वसम और आरोग्यवर्धिनी बटी, अगर कोई लीवर का इन्फेक्शन हो उसमें आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा असर आता है। बरोबर है सर, बरोबर है। अनुपान क्या करेंगे आप? अनुपान सर, अब इसमें अनुपान के साथ तो मैं तो बहुत सारी चीजें मिलाता हूँ। जैसे अगर हम आरोग्यवर्धिनी बटी दे रहे हैं तो यहाँ पे ना हम मॉडर्न साइंस को घुसा देते हैं कि 500 mg की खुराक हो गई या फिर 700 mg की खुराक हो गई। आयुर्वेद के हिसाब से योगी मतलब रोगी के शरीर के हिसाब से दी जाती है दवा कि वो कितना झेल सकता है। जैसे हर जगह पे या तो आरोग्यवर्धिनी की छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, अगर हम वैद्यनाथ के लेते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी गोलियां मिलती हैं, तो अनुपान हमारा वैसे ही बदल जाता है। डिपेंड करता है कि हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे कि आरोग्यवर्धिनी के साथ में सितोपलादी चूर्ण भी लगाना पड़ता है, ठीक है। मैं तो कई सारी चीजें मिलाता हूँ। जैसे अगर आप देखना चाहें 64 प्रेरी पीपल हो गया, लौ वसम है, सोथारी लौ है, अब्रक वसम है, कशीस वसम है, टंकड़ वसम है, स्वर्णमाक्षिक वसम है, और ये हो गई हमारी संघ वसम। तो कई सारी चीज भस्मों का प्रयोग मैं करता हूँ साथ में।
हाँ जी बालकृष्ण जी, इतनी सारी चीजें मिलाने की जरूरत है क्या आरोग्यवर्धिनी के साथ? नहीं आरोग्य वर्धनी के साथ इतनी नहीं मिलाता, मतलब मैंने बताया कि और ना अनुपात ने कहा आरोग्यवर्धिनी के साथ में आप क्या अनुपात देते हैं? आरोग्य वर्धनी के साथ में तो अगर हम मिलाते हैं सिटोप्लाज्म मिला दें, और आपका ये सोडमार्चिंग मिला दें, और चाहे तो हम कचिज़ोसम मिला दें, काम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी सर, अनुपान मीन्स तो सर कोई मेडिसिन के बाद हम किस चीज से ले रहे हैं, आई थिंक उसका मतलब तो वो बिल्कुल सही बात है। तो आरोग्य वर्धनी में हाँ अनुपान का मीन्स वही सेम है भाई, और अनुपान मीन्स कि इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ लाइक शायद हनी, शहद, उष्ण, जौ, ठीक है ना? किसी चीज। हाँ, तो अब यहाँ पे अनुपान के साथ में ये होता है कि किसी भी दवा का तासीर बदल जाती है, ठीक है ना? जैसे अगर पोटेंशियल बढ़ जाती है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं लीवर इन्फेक्शन आ गया आपको, या कहीं पे पित्त की शिकायत के कारण खुजली हो रही है, काम करेगा ना सर लिवर इन्फेक्शन? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हम फैटी लीवर की बात करते हैं समझ जी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आरोग्य वर्धनी के साथ में अगर आप पुनर्वाद मंडूर भी देते हैं, तो पुनर्वाद मंडूर और योगराज गुगुल, इन दोनों में से एक एक गोली आप सुबह शाम दूध के साथ जरूर खिलवाइएगा। तो ये क्या करती हैं कि जो स्वेलिंग आई हुई है लीवर के ऊपर, उसको इमीडिएटली फायदा करती हैं। और सर दूध एक्चुअली पेशेंट हमारे पास वो दूध ले नहीं सकता है बिकॉज उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, तो और थायराइड भी इंक्रीज रहता है, तो उसको पानी के साथ दे सकते हैं क्या? नहीं सर, पुनर्वादी मंडूर जो होती है ना भैया, वो थायराइड को खुद ब खुद खत्म करती है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है। तो आप उन्हें बताइए कि ये हम दवा दे रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अगर मरीज को ये परेशानी हो कि नहीं साहब हम दूध से नहीं लेंगे, तो उन्हें टोन्ड मिल्क पिलाइए या डबल टोन्ड पिलाइए, और सबसे बेहतर उसे गाय का दूध पिलाइए। यस, तो गाय के दूध से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ता है सर, राइट जी। संभव व्हाट इज द आपने जो प्रश्न सर से किया है, आप अनुपान की डेफिनेशन वापिस एक बार पढ़े। सर जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, और आप जो पूछ रहे हैं ना मध, हनी, दूध वगैरह वगैरह, अनुपान की डेफिनेशन है अनुसह पश्चातवाद ये थे। तो ये सह का मतलब भूल गए क्या आप? मतलब साथ है सर। यस, किसके साथ लेना है? ओके सर, तो वही बोल रहे ना, आरोग्यवर्धिनी अगर काशिश नदी के साथ दिया तो काशिश उसका अनुपान हुआ। ओके सर, ओके तो दिया सर। ये सब चीजें एक्चुअली प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा आप लोग बता रहे हैं तो बहुत समझ में आ रहा है सर। देखो हमेशा याद रखो भाई लोगों कि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। यस, हमारे आयुर्वेद में सर्जरी इसीलिए फेल हो गई क्योंकि प्रैक्टिकल करने की व्यवस्था नहीं है। अहिंसा और तत्व जो मैं कहा ना, मैंने लेक्चर में भी कहा, अशोक के आने के बाद जो मृत संशोधन पद्धति उन्होंने खत्म कर दी, और उसके बाद ही वही हुआ ना, अहिंसा का तत्व आगे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, इसलिए अपन सर्जरी आगे नहीं बढ़ा पाए। दूसरी देखिए, अहिंसा सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि सर हम अहिंसा या हिंसा की बात करते हैं। सर्जरी का मतलब होता है कि अगर सामने वाले मरीज को नीड है तो हमसे वो अधिकार छीन लिए गए। ये कहीं ना कहीं हम साजिश का शिकार हुए, एलोपैथ की साजिश का शिकार हुए, जिसके कारण से हम बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो गए। अगर आप बात करते हैं कि हम क्यों नहीं सीख पाए, आप अगर निकालेंगे सुश्रुत जी को निकालेंगे तो उनके पास में दिमाग को खोल के अलग रख देते थे, पूरी सर्जरी करते थे, वापस से मरीज जिंदा हो जाता था। ठीक है, अभी आप में से कोई सज्जन बोल रहे थे कि ऋषि मुनियों के पास में शक्ति हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है सर, शक्ति हुआ करती थी। अभी मैं लगभग 2-3 साल पहले, आज की डेट में मैं मथुरा से रहने वाला हूँ, और मैं मथुरा वृंदावन की एक संत से मिला जो नॉर्मल मंदिर में पुजारी हैं, और उनके पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो गया, फोड़ा हो गया, और उनसे बोला गया कि हम एनेस्थीसिया लगा के आपका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि बेटा एनेस्थीसिया मत लगाओ। मैं आधा घंटे के लिए अपने पैर को मानूंगा ही नहीं शरीर का हिस्सा। उन्होंने 2 मिनट का कोई योगा किया और 2 मिनट के बाद बोलते हैं कि अब ये शरीर का हिस्सा नहीं है, आप आराम से काट पीट लो। मेरी बात समझ में आ रही है सर? डॉक्टर ने उनकी आंखों के सामने पूरे शरीर को काट डाला, उस पूरे फोड़े को साफ किया, कोई दर्द नहीं हुआ। आधा घंटा के बाद में जब उनकी चेतना लौटी पैर में, तो भयानक दर्द से पीड़ित रहे वो सज्जन। तो ये आज की डेट में भी चलता है, पहले तो मारते थे भाई। आज की हम अगर बात करते हैं इस कलयुग में, हमारे पास में प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं है, हम योग नहीं कर पाते प्रॉपरली।
हमारे पास कोई सिद्धि नाम की चीज नहीं, टेक्नोलॉजी ने हमको बर्बाद कर दिया है। अगर हम देखते हैं तो सोचते हैं ना कि टेक्नोलॉजी हमारा टाइम बचा रही है, बट बचा नहीं रही, बर्बाद कर रही है भैया। हमें तो खुद मिला के ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से अगर हमें मौका मिले तो हम सर्जरी क्यों नहीं कर सकते, हम इंजेक्शन क्यों नहीं बना सकते। हमारे इंजेक्शन पे रोक लगा दी, आयुर्वेद में कोई इंजेक्शन नहीं बना सकता, हमारी सर्जरी पे रोक लगा दी। किया था बीएचयू में गुरु जी अर्घ का इंजेक्शन बनवाया था, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही हो, उसके ऊपर रोक लगवा दी। मैं वही तो बता रहा हूँ, फार्मा सर देखिए, इस मंच पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे कुछ अपने खुद के प्रोडक्ट बनाता हूँ। आप सभी लोग जो यहाँ आयुर्वेदाचार्य जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग आयुर्वेदाचार्य हैं, आप ये देखिए कि आप इन किताबों को पढ़ के, इन ग्रंथों को पढ़ के क्या नया बना सकते हैं, रिसर्च किस लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपको सपोर्ट करती है इन चीजों को पूरा करने में। मैं जितनी भी चीजें बनाता हूँ नो डाउट की ग्रंथों में से ही बनाता हूँ, बट कुछ मिक्सिंग करता हूँ। कारण क्या है कि ट्रेडिशनल जो ये आयुर्वेद है वो तो मैंने अपने फादर से सीख लिया, और एलोपैथ की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास मास्टर्स इन ड्रग डिजाइनिंग है। ठीक है, फार्मेकोजीनोमिक्स वगैरह बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ है, तो उस लाइन में नहीं गया मैं आयुर्वेद की लाइन में आ गया। और आयुर्वेद की लाइन में आके आज की डेट में मैं पूरे शास्त्रों को अगर आप खंगालेंगे, कोई 10-20 फॉर्मूले भी अगर आपने बना लिए और प्रॉपर उनका यूटिलाइजेशन कर लिया, पोटेंशियल बढ़ा ली, तो हम समाज को बहुत अच्छे से दिशा दिखा पाएंगे। रही बात, अब आ जाओ सर्जरी पे सर, ढूंढिए कि कहाँ पे हमें सर्जरी सिखाई जा सकती है और बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए। हम तो यहाँ पे 4 सूत्र तक नहीं सीख पाते ढंग से, और जो सिखाने वाले हैं उनका एक एटीट्यूड इतना हाई रहता है सर कि वो अपने लिए कोई शिष्य नहीं बनाना चाहते, और शिष्य बनाते हैं तो उससे पहले टेस्टिंग करते हैं, लिटमस टेस्ट चलते रहते हैं उनके सालों साल कि इसे सिखाऊं कि न सिखाऊं। सर सबसे बड़ी समस्या ये है समय में बड़ा परिवर्तन आया है, और ये कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में बाढ़ आ गई है आयुर्वेद के अनुभव शेयर करने की, सिखाने की और सीखने वालों की। जी, थोड़ा ऐसा नहीं है कि समय के साथ बदलाव आ रहा है, और जैसे शिष्य होंगे वैसे गुरु भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सही बात कह रहे हैं आप सर। ठीक है, तो जो पुराने हैं जिनको उम्मीद चली गई थी सीखने की, उनमें भी उम्मीद जाग गई है। तो पिछले 1.5 वर्ष में ये बहुत बड़ी चेंज जो है, सकारात्मक मैं इसको देखता हूँ, वो आई है। अपने तो मोदी जी भी आप आयुर्वेद का खोल के प्रचार करते हैं सर, मन की बात में। मैं रेडी हूँ सर, किसी को भी चार सूत्र चार कर्म या कोई भी सीखना है आ जाओ, बना से लेके सूत्र बनाने से लेके पूरी सर्जरी तक सिखा दूंगा। बहुत सही सर, आप इसी तरीके से बने रहिए सर। मैं आपको सही बता रहा हूँ महेश जी कि इस तरह के बहुत कम हैं जो सिखाने के लिए रेडी हैं, दूसरा सीखने के लिए बहुत कम रेडी हैं। नहीं, हाँ सर, वही है कि मैं अगर देखता हूँ ना, मैं 2-3 कॉलेज की लेक्चरर हूँ, 100 स्टूडेंट में से कम 2 या 3 ही स्टूडेंट ऐसे रहते कि उसको सीखना है बस। अदरवाइज पता है क्या होता है महेश जी कि एलोपैथी वाला बस आयुर्वेद की डिग्री लेंगे, और वो जो 50-100 एलोपैथ की जो टेबलेट की हमें लिस्ट मिली है ना आयुर्वेद के हिसाब से कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके पीछे भागना चालू कर देंगे पागलों के तरीके से। बस बराबर है। असली लड़ाई वहां की है कि हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों के किस तरीके से तलवे चाटेंगे। क्यों चाटे भैया एलोपैथ के तलवे? सही है। अभी मेरे पास में एक रिसेंटली केस आया, और उस मरीज को ओमिक्रॉन का वायरस था, ठीक है, और ओमिक्रॉन का वायरस होने के बाद में वो मरीज आके मेरे पास बैठ गया कि मुझे भाई जी आप दवा दे दो। ठीक भाई बैठ। अब मैंने मरीज के नर्व्स देखी, सिम्टम देखे, तो मरीज ने 3 जोड़ी तो सॉक्स पहन रखे थे भैया, और 3 जोड़ी सॉक्स के बाद में 2-2, 3-3 जैकेट, खांसी बेहिसाब, मतलब ये कि 3 दिन से सोया नहीं बंदा, खांसी इतनी। तो मैंने कहा कि पहले तो इसकी शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं और इसके इन्फेक्शन को काबू में करते हैं। मेरे पास में सिद्ध मकरध्वज था, स्वर्ण भस्म युक्त वाला,
मैंने उसे मात्र 6 गोलियां दी। सीतोपलादी के साथ देना। नहीं, सिर्फ मलाई के साथ खिलाई सर मैंने, हाँ। ठीक है ना। और सिद्ध मकरध्वज दी मैंने दिन में 2 बार, यानी एक तो मैंने गोली खिलाई उसे शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब, एक रात को 10, 11 बजे करीब पहले दिन, और फिर दूसरे दिन से सुबह शाम, सिर्फ 3 दिन। दूसरा, एक होती चंद्रामृत रस, जो गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना टाइम पे। ये मेरा अपना अनुभूत है, नुस्खा है। मैंने चंद्रामृत की गोली चूसने के लिए दी, ठीक है भैया। कासामृत, और एक आता है हमदर्द का जोशीना, जब ज्यादा खांसी उठे तो जोशीना पी लो, अदरवाइज कासामृत पी लो। बस ये 4 चीजें दी मैंने। 3 दिन के बाद बंदा ठीक हो गया, बोले मेरी खांसी ठीक हो गई, ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन था वो बिल्कुल नील पे आ गया, मैं ठीक हूँ। हालांकि वीकनेस उसे बहुत रही, तो बाद में मैंने रसराज रस चला दिया 15 दिन, ही इज फाइन नाउ। जब हम आयुर्वेद से सारी चीजें कर सकते हैं तो व्हाई शुड वी गो विद एलोपैथ? सही है। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें आयुर्वेद की दवाओं पर भरोसा रखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी भी फार्मा कंपनी की दवाएं ले लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये सही बना रहा है कि नहीं बना रहा। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था कि अगर आपने कोई दवा दी, कोई एक गोली दे दी, जैसे लक्ष्मी विलास रस दे दिया या योगराज गूगल दे दिया, और आपको पता है कि पेन किलर का काम नहीं करेगा, और आदमी के शरीर में जाके उसने पेन किलर का काम नहीं किया, इसका मतलब है कि वो गोली ने अपना काम नहीं किया भाई साहब, दबाना है फेंक दो नाली में। अगर आप खुद बना रहे हैं उन दवाओं को, तो ये देखो कि कौन सी दवा हमारी नकली पड़ गई, इसमें अच्छी नहीं पड़ी औषधि, जो हमने कास्ट औषधि डाली इसे बनाने के लिए, वो हमारी अच्छी नहीं आई, नकली आ गई या गलत औषधि आ गई। वैद्य जी, इसी बात पे मैं अपना अनुभव एक बताना चाहूंगा, सबके काम की बात है। जी जरूर। अधिकतर जो है मेरी शास्त्रोक्त दवाइयों की प्रैक्टिस है, और उसमें पुराने वैद्यों वाला जो रहता है कि ऑन द स्पॉट कॉम्बिनेशन तैयार करना, पुड़िया बनानी, सेम भाई साहब मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, उसी तरीके से अपनाया था, ताकि हर एक कुछ बदलाव करेंगे तो कुछ सीखेंगे, है ना जी। उसको का काम नहीं किया। तो अभी जैसे बसंत कुसुमाकर रस है, या जितने भी स्वर्ण कल्प हैं बिल्कुल कंपनियों के, उसमें आप एक सिंपल सी बात, उसकी परसेंटेज देखें कि योग में स्वर्ण की मात्रा कितनी है, और उस हिसाब से अकेले जो प्योर स्वर्ण का, गोल्ड का रेट है, उससे कम मात्रा में, उससे कम रेट पर वो बना हुआ योग उपलब्ध करवाते हैं। 25 गोली में, जैसे बसंत कुसुमाकर रस में 258 मिलीग्राम के करीब स्वर्ण आ जाता है, 7% के करीब है। तो 258 मिलीग्राम के स्वर्ण का जो रेट है, उससे कम रेट पे वो पूरा योग बना बनाया आपको उपलब्ध होता है मार्केट में। बिल्कुल दे रहे हैं। इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी आ गया, रिटेलर का भी आ गया, होलसेलर का भी आ गया, बच्चे भी हो गए, और गोल्ड की कसम भी बन चुकी, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि उसे 10 मिलीग्राम की जगह पे उसमें 1 या 2 मिलीग्राम स्वर्ण ही डाला हुआ है। बिल्कुल, ये मैंने वैद्यनाथ की जो है अभी हाल ही का अनुभव है। तो इसी तरह से मेरे एक मित्र ने धूत पापेश्वर का देखा। ये दादा देखिए समीक्षा जी, ये ना अभी मैंने जस्ट 10 मिनट पहले खरीदी है, सिद्ध मकरध्वज बेटी। इसका प्रिंट प्राइस है 3800 रुपए, ठीक है, और ये मुझे लगभग 27-28 रुपए की पड़ी है होलसेल में। अब इसमें कहाँ पे मैं पोटेंशियल देखूं? इसमें पोटेंशियल नहीं दिखेगी सर आपको, इसमें आपको योग देखना पड़ेगा कि योग में स्वर्ण की मात्रा कितनी है, उसकी परसेंटेज निकाल के फिर आप इसमें देखोगे कि जो गोली बताई हुई है इसमें 150 मिलीग्राम की एक गोली है, जैसे मान लीजिए इस पे वजन क्या होता है, तो 150 मिलीग्राम में हमें परसेंटेज के हिसाब से अगर 7% है तो 10 मिलीग्राम एक टैबलेट में स्वर्ण आ गया जी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जैसे 25 गोलियों की पैकिंग है या 50 गोलियों की पैकिंग है, उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल जो स्वर्ण भस्म उसमें डली हुई होनी चाहिए वो निकल आएगी हमारी। फिर उसके हम नहीं डालते सर, उतना नहीं डालते। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि भस्म डालते ही नहीं, ये तो सोने चांदी के जो वर्क आ रहे हैं ना आजकल, ये उनका प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, उसमें मेरी बात हुई थी, अनिल तिवारी जी हैं जो वैद्यनाथ के उसमें 3 वर्ष उन्होंने काम किया है औषधि निर्माण में जी। तो एक तो जितनी भस्में हैं वो एसिड से बनाई जाती हैं सभी कंपनियों की, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
और जो स्वर्ण भस्म के रूप में प्रयोग किया जाता है वो मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज बनाते समय भारत उड़ जाता है, लेकिन जो जी। स्वर्ण नीचे रह जाता है चूर्ण, उसको भस्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके। तलस्त वाले को। हाँ, तलस्त वाले को बिल्कुल। हाँ जी जी जी, तलस्त, ऊपर सिंदूर ऊपर चला गया तो नीचे जो रह गया रजकण, वो जो है वो स्वर्ण का चूर्ण जो है उसे स्वर्ण भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वो काले रंग का ना होकर के रेवंत चीनी के रंग जैसा स्वर्ण भस्म आता है बाजार में। बिल्कुल। तो इसका उपाय यही है ना समीक्षा जी, कि हमारे जैसे जो नए आज के लॉजिक से थिंक करने वाले जो वैद्य है वो खुद क्यों नहीं बनाना शुरू कर रहे? जी बिल्कुल, ये ज्यादातर मेरी औषधियां अपनी है इसी। अगर है सर, हाँ सर जी। नासिक में एक मेरे मित्र है डॉक्टर पंकज निकम। हाँ पता है मुझे। हाँ वो भी बनाते हैं ये सब। हाँ हाँ, मैं भी अभी समीक्षा जी, मैं अभी मोबाइल का वीडियो ऑन करता हूँ, मैं भी अभी क्लिनिक में ही बैठा हूँ। ये देखो मेरी पूरी रैक उससे भरी है। बहुत सही। आप जो कहते हो ना कि बना के दीजिए, मैं वैसे ही करता हूँ। बिल्कुल सही करते सर आप। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब जैसे हमारे यहाँ पे है ना, देखिए अगर कोई भाईजन ये पहचानते हो कि ये जो खरल है मेरी, एक सेकेंड दिख रही है? मेरे पास भी है सर। हाँ हाँ सेम है। सेम है ना? अब ये सर देखो लगभग 300 साल पुरानी खरल है ये। यस यस बराबर। ये कसौटी के पत्थर की बनी हुई है। हाँ और ये मुझे मेरे पिताजी से गिफ्ट मिली है। हाँ, मेरे पास भी है, अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास भी वैसी है, कम से कम 300 साल वाली है। हाँ। क्योंकि आज के जो नए करल आ रहे हैं ना कि वो उसका ही करल खलुआ उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ जी, इसका नहीं होता, ये घिसता ही नहीं कभी भी कसौटी। बराबर बराबर। हाँ जी। इसका नहीं होता है। और इसके साथ में जो मेरे पापा यूज करते हैं ना, उनके पास तो शालिग्राम का वो है घिसने वाला। इतने लंबा पत्थर है शालिग्राम जी का, और उससे वो घिसते हैं। मूसल। हाँ, मूसल जो शालिग्राम की मूसल है प्योर। नहीं, मैंने भी जो आयुर्वेद सिखाई है ना वो वैसे ही है, मेरे पिताजी से ही सीखा है। वो भी अभी है 50 साल की उनके पास की हो गई है। मेरे पिताजी की एज 87 ईयर्स है भैया। अरे वाह। हाँ हाँ, और वो आज भी हष्ट पुष्ट है, कोई परेशानी नहीं ठाकुर जी की कृपा से। सही है, हमारी यहाँ वैसे ही है जी। और अभी उनके लंग्स में प्रॉब्लम आई। एक्चुअली उनके पास कोरोना के बहुत सारे मरीज आते हैं, वो नब्ज के बिना दवा नहीं देते कभी भी। तो नब्ज देखी दवा दी, नब्ज देखी दवा दी, और ठाकुर जी की कृपा से उन्हें कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, बट लास्ट में अभी मतलब 2-2.5 महीना पहले उनके लंग्स ने काम करना बंद किया, तो उनका बीपी हाई रहने लगा, पसीने आने लगे। एक दूध पापेश्वर कंपनी का स्वामला आता है गोल्ड, तो रसराज रस की गोली स्वामला गोल्ड में मिला के खाई है उन्होंने, लगभग खाई है 2 महीने 2.5 महीने करीब, और उनके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं, कोई सांस फूलना नहीं, ना कोई बीपी बढ़ा, ना कुछ, मस्त है आज की डेट में। और लास्ट में ये हुआ कि सर्दी से बचने के लिए स्वामला में उन्होंने लौह भस्म अदरक भस्म मिला के खाना भी शुरू किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए उनके। मैं अपने मरीजों को भी स्वामला प्रेफर किया है इस बार, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, सबके सब मरीज खुश रहे हैं। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर आप मथुरा में सर कहाँ बैठते हैं सर, बता सकते हैं? मैं बिल्कुल बता सर एक्चुअली। अरे वाह, मैं मथुरा में जन्मभूमि के पास बैठता हूँ भाई। और मेरे पास में जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि ठाकुर जी की कृपा से किसी के भी 75 ईयर्स में अगर घुटने खराब हो जाते हैं तो मैं अपने हाथों से ठीक कर देता हूँ। सर वैसे जी आपको अपना वो अगर आपके पास क्लिनिक का नाम बताइए। इस नाम से सर। दादा कोई क्लिनिक नहीं है, बैजी मथुरा के नाम से आप ढूंढ लीजिए, गूगल फेसबुक सब जगह मिल जाऊंगा मैं। अच्छी बात जी, बैजी मथुरा के नाम से अपना काम चलाता हूँ, सिन्हा जी की फोटो लगी है। नहीं और
आज के इस संदर्भ में हम सब ऐसे आयुर्वेदिक लोगों को इकट्ठा आके या फिर ग्रुप बना के या फिर मिताली सर के साथ जुड़ के इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए सब। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैंने तो एक स्पेशली वैद्य लोगों के लिए ग्रुप बना रखा है वैद्य जी के नाम से, और मैंने लिंक भी शेयर किया था अभी 2-3 दिन पहले कि सिर्फ वैद्य गिरनार मंडल में ही शेयर किया था, जो सिर्फ वैद्य लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि गिरनार मंडल में मैक्सिमम पोस्ट गुजराती में आती हैं, और भाई माफ कीजिएगा मुझे गुजराती नहीं आती, तो ये थोड़ी सी एक कष्ट हो गया कि मुझे गुजराती नहीं आती, तो समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती मुझे। आप में से जो भी मित्र मंडली कभी भी मथुरा आती है, कभी भी ठाकुर जी की कृपा होती है, तो आपका सहर्ष स्वागत है घर पे। जब भी चाहे आप आइए। आएंगे सर, आएंगे जी। पहले ही बता देंगे ना? हाँ बिल्कुल, तो पहले ही बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ में, आप आराम से कभी भी कॉल कर सकते हैं। लगभग 12 बजे तक मैं जगता हूँ रोजाना, 12 साढ़े 12 तक, तो कोई टेंशन नहीं है। और मेरा काम ऑनलाइन दवा भेजने का बहुत ज्यादा है, तो जब भी समय मिलता है मैं शुरू हो जाता हूँ। जैसे कि अभी आप देखिए, मैं अपनी तामझाम फैला के बैठा हूँ, आपके साथ बात भी कर रहा हूँ। मोरल एक ही बात है, मोरल एक ही है समीक्षा जी की। कवर करना था मैं सर। जी प्लीज बताएं। जैसे सर्जरी करते हैं, कई बार वो टीचिस लेते हैं, उसके बाद में ये लगा के पाटा लगा देते हैं। तो पहले के समय में ऐसे तेल से लगा देते थे और जी बिल्कुल आ जाती थी। घृत मधु यूज होता था। मैं भी करता हूँ आज एक इनका यूज करता हूँ। त्रिफलापात और घृत और मधु 3 चीज यूज करता हूँ। बिल्कुल सही करते हैं। पोस्ट सर्जिकल फिटनेस के लिए गंधक रसायन यूज करता हूँ। बिल्कुल सही है, गंधक रसायन सबसे जल्दी ब्लड इन्फेक्शन दूर करता है। यस, सबसे फास्ट रिलीफ होता है rather than continuous use of a continuous antibiotic। और अगर साथ में रोगी को हाई बीपी लो बीपी की शिकायत हो जाए देन पुनर्नवा या फिर बुक्सुम या दोनों को ऐड करता हूँ। अच्छा, जैसे इसमें अगर आप जहर मोरा खताई पेस्टी डालेंगे ना, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा असर देगा। बराबर है। जितना हम अपने अनुभव शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, हमें उतना ही फायदा मिलेगा। सही है। अच्छा, एक और बात, जो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो एक ही चीज पे ध्यान ज्यादा देता हूँ कि आप अपने कुछ प्रोडक्ट जरूर बनाइए। सही है, बराबर। ठीक है ना? देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जैसे कि हमारे हाथ से सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और जो फार्मा सेक्टर्स क्या कर रहे हैं कि हमारे गर्दन पे चाकू रखा हुआ है, भाई साहब ऐसा मोटा सा चाकू ले लिया, ऐसे रख दिया है काटने के लिए, कि आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य आगे बढ़ गया तो बाबा रामदेव की तरह फैक्ट्री खड़ी कर लेगा। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि बाबा रामदेव के क्या सारे प्रोडक्ट असली हैं? समीक्षा जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? जी ऐसा है, सब कुछ पतंजलि में बनता है ऐसा नहीं है। हम यहाँ पंजाब बरनाला से कंखल हमारा आना जाना रहता था, पिताजी हर वर्ष जाते थे वहाँ पे। जी दादा। अमावस्या जाते थे तो कंखल में ही हमारा रुकना होता था। जी। तो वहाँ पे पुराने वैद्यों की छोटी छोटी फार्मेसियाँ बनी हुई थी, जिनसे जो नजदीक के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के जो वैद्य हरिद्वार आते थे वो गंगा स्नान कर जाते थे और अपनी आवश्यकता की औषधियाँ ले जाते थे। तो वो सारी जो छोटी छोटी औषधियाँ थी, औषधालय थे, तो वो बंद होने के कगार पे आ गए थे जब वैद्यनाथ जैसी कंपनियों का उदय हुआ। ठीक है, बिल्कुल। और जो नई पनीरी आई तो उन्होंने वो रेडीमेड दवाइयाँ जो पैकिंग वाली थी वो लेनी शुरू कर दी। उसके बाद उनका काम लगभग बंद था, लेकिन पतंजलि का उदय हुआ और उसके बाद उनका एक वैद्य को एक ऑर्डर होता है, जैसे कैशोर गूगल बनाना है ना, तो उन्होंने अपने औषधालय में अपने जो कर्मचारी थे उनकी संख्या डबल कर दी, उनका समय बढ़ा दिया, और एक औषधि का ही उनका जो ऑर्डर था वो पूरा नहीं होता था, और वो बोरियों में भर के पतंजलि को देते हैं।
तो जिनकी उनकी काष्ठ औषधियाँ हैं उनमें कोई विशेष समस्या नहीं है, वो ठीक है। हाँ, वो सब वहाँ नहीं बनती, वो बनवाते हैं आगे से, काफी उनके पास बनती है, लेकिन पूरा उनसे ऑर्डर नहीं होता। और जो भस्में हैं, भस्में कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है जी। लेकिन फिर भी जो आयुर्वेद के लिए उनका सहयोग हुआ है वो ये है कि बहुत सारे लोग जहाँ रोगी हैं, समाज है, उनका झुकाव आयुर्वेद की तरफ लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। देखिए साहब, इनक्रेडिबल है, नो डाउट। हाँ, ये उनका बड़ा प्रयास रहा। जो लोग ठीक है उनको निंदा करते हैं कि उन्होंने भगवा धारण करके सन्यासी होकर व्यापार किया है। नहीं, निंदा तो देखो सर, निंदा जो करने वाले ना वो लोग बेवकूफ हैं। हाँ, उनको सच्चाई का नहीं पता है कि हमारे भारत में एक बड़ी समस्या ये भी है कि अगर आपका तामझाम बढ़ा नहीं है ना तो आपकी बात पे ध्यान कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। और उन्होंने जो व्यवस्था वहाँ पे बनाई है, उन्होंने वायरोलॉजी की लैब भी है। आज हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की मतलब जो है लैब उनके पास है, जहाँ पे वो वायरस का जो RNA है उसको भी डिकोड करने की, वहाँ पे वायरस को ग्रो करने की उनके पास क्षमता है। बहुत सुंदर। उन्होंने औषधियों का एक जो बैक्टीरिया मेडिका, जैसे आप बताएं कि लगभग कई हजार औषधियों के ऊपर उन्होंने जो अपने गाँव में फैले हुए औषध रत्न है उनका डेटाबेस तैयार किया है। काफी लेवल पे काम हुआ है, तो उसका लाभ जो है आने वाले कुछ वर्षों में और अच्छे रूप में भारत को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कह रहा हूँ समीक्षा जी कि देखिए, जैसे बाबा ने किया, बाबा सारी चीजें खुद बताता है टीवी पे आके कि भाई देखो, अगर आपको पेट में दर्द है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आप आरोग्य वर्धिनी बटी ले लो या ये अग्नितुंडी बटी ले लो और संग बटी का साथ में लगा लो। 2 गोली अग्नितुंडी की लगा ली तो 1 गोली संग बटी की लगा लो, दिन में 2-3 बार गर्म पानी से पी लो। अब बाबा ये भी बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं। असली मुद्दा क्या है, बाबा की कमाई का जो मेन सोर्स है वो जो मुझे लगता है, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ सर, मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि हम लोग आलसी हैं और बाबा सिर्फ आलसी लोगों का ही फायदा उठा रहा है। उनके व्यापार को बढ़ाने में हम आलसियों का ही बहुत बड़ा योगदान है, मानो या न मानो। बात तो सही है। क्योंकि जब बाबा ने बता दिया कि अब भाई ये एलोवेरा जूस पियो, ये पियो, वो पियो, हम क्या कर रहे हैं, बना बनाए लेके आते हैं। हम एलोवेरा उगा ही नहीं पा रहे, हम तुलसा जी नहीं उगा पा रहे अपने घरों में, ठीक है, अश्वगंधा नहीं पैदा कर पा रहे, यानी हम कुछ करना नहीं चाहते सर। और यही रीजन है कि हम पीछे हैं। मैं अपना सर एक हेयर ऑयल बनाता हूँ, ठीक है ना, और उसे बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन भट्टी चलानी पड़ती है, खुद चलाता हूं मैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर किसी 50 साल तक की एज में कोई बालक या आदमी गंजा हो गया पूरा किसी भी कारण से, और बेसिकली उसके पीछे डैंड्रफ रहता है जिसे हम दारोना रोग कहते हैं, और नहीं ठीक हो रहा, तो उस तेल के प्रयोग से और 1 महीने में आपके सर पे बाल दिखने चालू हो जाएंगे सर। और पूरी तरह से नेचुरल है, सारे के सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, कोई उसमें एसेंशियल ऑयल नहीं डाला मैंने। जो स्मेल है औषधियों की वो एज इट इज आती है, हल्की सी बदबू फील होती है लोगों को, हो जाओ भैया असली है इसलिए बदबू फील हो रही है। उसके लिए आप थोड़ा अमृतधारा मिला सकते हैं उसमें। हाँ, अमृतधारा मिला सकते हैं, बट अमृतधारा मिलाने से तासीर बदल जाएगी सर। मैं तो मिलाता हूँ। नहीं, आप ठीक है, ऐसा होता है ना सर कि हर किसी के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग होते हैं। वो बात आपकी ठीक है। हाँ। उसमें जो है हमारा जैसे हेलो, पैकिंग में तो होम्योपैथी की बोतल में देता हूँ, अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको 1 सेकेंड। पैकिंग में कुछ करता ही नहीं, होम्योपैथी की डब्बी है मेरी तो। एक सेकेंड देखिए सर, ये इस तरह की पैकिंग है मेरी। सर जी कुछ मत करो, उसको कॉम्पोजिशन जो बदबू आ रही कह रही है ना, उसके ढक्कन के ऊपर खाली 2 बूंद कर्पूर तेल लगवा दो जी। ढक्कन के ऊपर ना, आपके ऑयल में नहीं मिक्स करना। हाँ, ढक्कन के ऊपर अंदर की बाजू से कर्पूर तेल का 1 ड्रॉप लगा दो। जैसे ही वो खोलेगा उसको कपूर की गंध आएगी।
चेंज नहीं होगा। जैसे आपकी बात ये है, सही बात बोले आपने। हाँ अप्रैल से 12 मई तरीका अच्छा है। आवाज नहीं आ रहा सर, दो मिक्स हो रहा है, समीक्षा जी और आगे सही बात है आपकी, अच्छा तरीका बताया आपने वो। हाँ जी सर जी ये बताइए कि तासीर कैसे बदल जाती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो कर्पूर तेल की बात आप कर रहे हैं, जी क्या होता है जैसे रबड़, जिस प्लास्टिक में रबड़ का कंटेंट थोड़ा मिला रहता है, तो रबड़ जी। जो है कर्पूर तेल को या अमृत धारा को सोख करके फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। जी तो इसलिए मतलब उसके ऊपर लगाने से जो बालों में लगाने पे गंध आती है उसका निवारण तो नहीं होगा। हाँ, शीशी उठाते हुए गंध है तो उसका निवारण नहीं उतनी गंद नहीं है गुरुजी, अनबीरेबल गंद नहीं है। आप ऊपर का ढक्कन रबर का नहीं है उनका। नहीं प्लास्टिक है मेरा, तो मैं रबड़ की कोई चीज प्रयोग नहीं करता। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लास्टिक है तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, प्लास्टिक है ये होम्योपैथी की बोतल है 100 ml वाली, ठीक है, अंदर प्रॉपर डाट है, कोई टेंशन नहीं। बस सर वो डॉट के ऊपर ही लगवा दो, इसलिए मैंने बोतल बोली, इसलिए पूछा आपको कि पैकिंग कैसा कराओ। जी इसमें ऊपर लगवा दूं। बस इतने की तासीर सर इसकी मिक्स है सर, अगर आप ठंड में लगाएंगे तो सर्दी नहीं करेगा, गर्मी में लगाएंगे तो गर्मी में जब मैं बनाता हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़े से अरंड तेल की मात्रा ना कम कर देता हूँ मैं। जी नहीं तो अमृत धारा लगाने से मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं गिरेगा। हाँ अनिल भैया वो पूछिए कि तासीर कैसे बदल जाती है उसकी तासीर सर, तासीर का मतलब ये है कि जो जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं, जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है सर, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई भी नई चीज ऐड करूं और मेरे इंग्रेडिएंट का असर आना कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो उसी अर्थ में आप बोलते हैं कि हाँ मैं उसी अर्थ में बालकृष्ण जी एक काम करना पड़ेगा अपने को, दो पांच लोगों को अलग से ये अमृत धारा मिक्स करके लगा कर देख लेने का था। हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं। वैसे नहीं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ मैं तो, आज तक सिर्फ इस पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, और जो भी सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमेशा अप्लाई करता हूँ। हाँ ये जरूर है कि किसी ने ये बोला है कि अगर हम तेल पकाने के टाइम पे और इमली डालते हैं इसमें, तो जो चिपक आती है ना, जो सरसों के तेल की चिपक रहती है इसमें, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। वो तो और वो आप पहले गर्म कर लीजिए, बिल्कुल करते हैं। गर्म करके उसमें नींबू नहीं छोड़ दीजिए। अच्छा बरोबर, और जो केस आएंगे उसको हटा दीजिए, जी तो भी उसकी चिकनाहट हट जाएंगे। मैं तो सारी कास्ट औषधि उसी में पकाता हूँ। नहीं मैं तो कल्प बना के तैयार करता हूँ, कास्ट औषधियाँ नहीं पकाता हूँ तेल में। जी दादी मिले उसका रस निकाल लेते, बाकी का कल्प बना लेते हैं। अच्छा हाँ, तेल को पहले गर्म करके उसमें नींबू नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर ठंडा होने देते हैं, मतलब केस आएंगे केस हटाते जाते हैं, बाद में पकाते हैं। अच्छा ये भी सही है, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो फिर ये बात रखूंगा। जी जी, आप नहीं डालते हैं क्या? नहीं मैं ऐसे नहीं डालता सर, मैं तो जितनी भी मेरी औषधियां हैं, जो कास्ट औषधियां लाता हूँ सरसों के तेल में डाल देता हूँ महीने भर पहले से, पीसने के बाद में डाल दी, तेल डाल के छोड़ दिया, और फिर बाद में जब पकाएंगे तो फिर उसमें लगभग पड़ता है उससे 8 गुना पानी, और फिर वो चलती रहती है धीरे, बहुत मीडियम फ्लेम पे पकती है, और रात भर पकाता हूँ मैं उसे। सुबह जब खाली तेल शेष रह जाता है तो उसे ठंडा करके फिर हाथों से निचोड़ता हूँ, कोई मशीन यूज नहीं करता। तो और उसमें फिर इसके बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग भी होती है, कई और तरह के तेल मिलाए जाते हैं, तब जाके पैक होता है। तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर आते हैं इसके, ऑनलाइन ही मैं सेल करता हूँ। नहीं डालते हैं क्या, ये पूछ रहा था। मैं अपने बालों में हाँ नहीं टाइम मिलता गुरु। हाँ,
वही पूछ रहा था मैं, आप नहीं डालते ही क्यों बताओ? नहीं डाल पाता, समय ही नहीं मिलता। आप यकीन मानिए कि सुबह का खाना अभी तक नहीं खा पाए। तो ऐसा है सर, अंपायर क्रिकेट नहीं खेल पाता है सर। नहीं, आपके इधर में साइड में के ज्यादा है ना, कपार लंबा हो गया आपका। हाँ, अरे ये तो इस तेल के बाद से भर गया है गुरु, नहीं तो बाल थे ही नहीं, सरगंजा था। इससे बच गए हैं, नहीं तो जिस हिसाब से हेयरफॉल हो रहा था ना, पूरा खाली हो चुका होता गुरु। कुछ भी नहीं बचने वाला था। बरोबर। तो आज का कहना ऐसा है कि हम वैद्यगण कैसे इकट्ठा आ सकते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट कर पाऊंगा कि जितने भी वैद्यगण हैं, चाहे तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारे एडमिन बना देता हूं मैं उसमें। आपके जितने भी मित्र मंडली है सब डालें, अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिस्कशन है टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा तो हमेशा रहेगा। अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो 257 लोगों की उसमें एक लिमिटेशन होती है, जिसका कोई फायदा नहीं। मान लो कि मैं आज अगर ज्वाइन हुआ तो मेरी पुरानी मीटिंग तो निकल गई, कोई डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। बट अगर कोई भी नया बंदा आता है और टेलीग्राम ग्रुप पे है तो पुराना भी पढ़ पाएगा, नया भी पढ़ पाएगा। टेलीग्राम में पूरा रिकॉर्ड रहता है ना, क्लाउड टेलीग्राम में पूरा रिकॉर्ड रहता है। और मैं तो चाहता हूँ, मेरा बना हुआ है, मैं चाहूँ तो शेयर कर दूंगा दोबारा से, कोई परेशानी नहीं है। उसका नाम ही वैद्य जी है ही वो वैद्य लोगों के लिए। गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे नहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा गिरनार मंडल में। ठीक है, ठीक है। वैद्य जी MTR के नाम से है ग्रुप, अगर आप ढूंढना चाहेंगे आसानी से मिल जाएगा आपको। नहीं, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप के लिंक में आया है अभी, वो टेलीग्राम पे भी है जी। एक तो इनविटेशन करवा सकते हो या फिर मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ? हाँ, आप ज्वाइन करा देना, मैं इनविटेशन भेज दूंगा, आप ज्वाइन करा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता क्या? और सबसे बड़ी बात है, देखो जितने ज्यादा वैद्य इकट्ठे होंगे ग्रुप में, और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है देखो सभी लोगों से। अब जैसे हमारे समीक्षा जी बता रहे थे, वो रिटायर हो गए, रस रसायन के ज्ञाता है। ग्रुप आप जितनी चीजें बनाते हो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपनी चीजों की लिस्ट डालिए, उनके यूज बताइए कि आप क्या क्या चीज में काम करते हैं। सही है। जितने हम लोग है ना, हम सब यूज कर पाएंगे उन चीजों को। भाई मार्केट में आप क्या बेचते हैं मतलब नहीं, वैद्य लोगों को किस रेट में देंगे, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए, सप्लाई करिए, तो हमारी थोड़ी सी अर्निंग ना बढ़ेगी। क्योंकि वैद्य लोगों का मतलब हो गया सस्ता इलाज। मेरे पास जो भी आता है मैं बोलता हूँ वैद्य हूँ, सस्ता नहीं हूँ। जी। स्टूडेंट नहीं हो सकते आपके? क्यों नहीं, स्टूडेंट खूब हो सकते हैं भैया, मैं तो खुद कह रहा हूँ स्टूडेंट आइए, वैद्य लोग आइए, आप भी तो फ्यूचरिस्टिक वैद्य हैं हमारे। एक्चुअली जो ग्रुप है वो मेडिकल प्लांट पे आज इसका लिंक आया था, कोई इसीलिए मैं ऐड हो पाया। नहीं, आप देखिए मेरा नंबर नोट कर लो, अगर यहाँ पे कोई मैसेज का ऑप्शन है क्या, कहीं मैसेज भेजने का? मैं एक सेकंड में अपना नंबर डाल देता हूँ भाई, 8273025777, ठीक है ना? ये मेरा नाम है वैद्य जी मथुरा के नाम से, आप ढूंढ लें। नाम है, नाम बताओ ना। हाँ, मेरा नाम बालकृष्ण गौड़ है। इसमें तो पेटी है, कोई नाम थोड़ी है। हाँ, बालकृष्ण गौड़ के नाम से आपको मिल जाएगा, वैद्य मथुरा के नाम से मिल जाएगा, ठीक है? और एक सेकेंड, मैं टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं। आज आप लोग बता रहे हैं इस तरीके से, कोविड के टाइम पे कुछ डॉक्टर्स थे तो अपनी रोज रिपोर्ट कुछ ना कुछ भी किया, जैसा पेशेंट देखा जिसका सैचुरेशन बहुत कम हो गया था। आज मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा जिसका लंग इन्फेक्शन बहुत कम हो गया था, तो मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक किया। तो मैं ऐसे डॉक्टर्स से मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, बट आज तक सर उनका आज तक कोई रिप्लाई तक नहीं आया कि मैंने ये मेडिसिन दी। मैं उनसे पूछता है तो सर आज आपने ऐसा कौन सा कंटेंट दिया, आपने कौन सा ड्रग दिया कि वो पूरा हुआ, बट कोई भी रिस्पॉन्स तक नहीं करता। तो ये भैया ऐसा लोग टेस्ट के पास जाते हैं, वो आपको बताएगा प्रॉपर तक हमने ये एंटीबायोटिक दी, हमने इसको ये पेन किलर दिया, इसको हमने ये दिया,
आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर होगा उससे तो सलाह लेते हैं, सर आपने ऐसा क्या दिया कि ये ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि सर हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हैं और अगर 10 डेज बाद होंगे तो हम लोग वो चीज भूल जाते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली कोई चीज हमें बता रहे हैं कि आपने इस ड्रग में ये दिया तो हम लोग को ये याद रहता है, और हमने बहुत बार ऐसा कोशिश किया। देखिए संभव जी और ओम जी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप जिन लोगों के पास में अपने क्वेश्चन भेजा उनके पास समय न रहा हो। देखिए वैद्य लोग भी बिजी रहते हैं, ठीक। आप इस ग्रुप पे डालिए, इसमें जितने ज्यादा वैद्य होंगे और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आएंगी, नो डाउट जो भी फ्री होगा आपका रिप्लाई देगा, ठीक है ना। मैंने ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। हाँ बिल्कुल वही है ना, गिरनार मंडल में भी वही सेम चलता है कि जिसको भी मिल जाता मौका रिप्लाई मिलता है। मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था कुछ दिन पहले, उसका रिप्लाई मिला था मुझे। और ये तो अच्छी चीज है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। आवाज नहीं, आवाज नहीं।